मुश्किल भरे ट्रेडिंग सेशन में आखिरी 1.5 घंटे होंगे बेहद अहमियत वाले, क्योंकि क्लोजिंग क्या दिन के निचले स्तरों पर जाकर होगी या फिर आएगी कुछ रिकवरी, और इस बचे हुए 1.5 घंटे में क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत तो अनिल जी थोड़े कमजोर कदम पर ही हुई है। थोड़ी यू आर मोडेस्ट। 1000 पॉइंट सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स। बट समझना यही है सर कि अब आगे की चाल कैसी रहेगी, और वीकली एक्सपायरी की तरफ भी जा रहे हैं तो वहां से थोड़ा फैक्टर आ रहा है। उससे पहले बड़ी बातें क्या दिख रही है? आपका हेयर कट इसी वीकेंड का? हाँ जी सर। थोड़ा ज्यादा हेयर कट हो गया। ज्यादा हेयर कट हो गया, और मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा, स्पेशली मार्केट में भी, कि जो सोच रहे थे। बैंक निफ्टी अभी भी 35,200 के आखिरी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन निफ्टी ने 14,800 भी तोड़ा है। आइए उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की अब तक की बड़ी बातें। लगातार 5वें दिन गिरे हैं बाजार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको दिखेगा, विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स किस तरह से बढ़ने के संकेत दे रहा है। ये बता रहा है कि कमजोरी बढ़ सकती है। 12% से ज्यादा विक्स चढ़ता हुआ। एक ही चीज है इस बाजार में मेटल इंडेक्स के अलावा जो बढ़ रही है, जो आप आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं, वो है विक्स। तो ये है आपके लिए अब तक का बाजार का हाल। निफ्टी इंट्राडे में 14,700 के नीचे भी लुढ़का है, उसके आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखा है। 14 दिनों के निचले स्तरों पर सेंसेक्स 4 डिजिट में गिरता हुआ और 50,000 के नीचे आता हुआ सेंसेक्स। सिर्फ एक मेटल्स है जो मजबूत है, इसके अलावा सब कुछ खराब, सब कुछ कमजोर। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो हम पहले से कमजोर थे, और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोप के बाजार भी इसी वजह से 1% कमजोर आपको नजर आएंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी माहौल खराब है, थोड़ा कमजोरी का, लेकिन बात वहां और हमारे में फर्क है। 14,531 का हाई बनाकर हम यहाँ पर 14,700 के आसपास है। 15,431 का 15,400 मान ले, 15,400 से 14,700, यानी कि 300, 400, 700 पॉइंट नीचे। लेकिन डाउ तो फ्राइडे को लाइफ हाई पे पहुंचा है, तो वो उतने कमजोर नहीं। ये कमजोरी हमारी अपनी ज्यादा है। बिल्कुल, हमारी थोड़ी इंपोर्टेड कमजोरी ज्यादा दिख रही है सर। बट सवाल यही बनता है सर कि गिरावट आई, और आज पहली बार पिछले 2 हफ्तों में बड़ी गिरावट आई। नहीं तो जब भी गिरावट आती थी इतनी बड़ी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा करके आती है, 0.5%, उससे मे भी थोड़ा ज्यादा। पर अभी भी मैं कुछ लोगों से मार्केट में भी बात कर रहा था सर, पैनिक की सिचुएशन नहीं आई है, कोई भी ऐसे डर के बेच नहीं रहा है, एटलीस्ट सो फार। अब यहां से इंटेंसिफाई हो तो पता नहीं। तो कहीं ना कहीं सबको अभी भी भरोसा है कि जो प्रीवियस बाउंस बैक हुए हैं वो अभी भी आएंगे। ये सिचुएशन बहुत खराब है एक्चुअली। हाँ। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, कई सारे आजकल तो मार्जिन सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, ऑटोमेटिक हो गए। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होता है कि अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है तो ब्रोकर का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। एक जमाना था जब फेस वैल्यू पे काम होता था। सचिन जी जानते हैं अच्छे से कि भाई, सचिन जी बोला मैं चेक भेज रहा हूँ ना, तो ब्रोकर का आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। वो जबान पे काम होता था, और उस समय मार्जिनिंग सिस्टम इतने मजबूत नहीं थे कि भाई ठीक है चल जाता था। तब बहुत कम केसेस ऐसे होते थे कि ब्रोकर आपकी पोजीशन को फोड़ देता था कि भाई काट दो, मार्जिन नहीं है, और आमतौर पर क्लाइंट झगड़ा करता था कि आपने मेरी पोजीशन कैसे बेच दी, भरोसा नहीं था। लेकिन यकीन मानिए 10 में से 9 बार जब जब ब्रोकर ने किसी क्लाइंट की पोजीशन काटी है, वो क्लाइंट सुखी ही हुआ है, दुखी नहीं हुआ है जी। उसके बाद वो स्टॉक हमेशा से नीचे मिला, वो उससे लिया भी नहीं जाता उसके बाद। ये भी फैक्ट है, नीचे भी आता है। तो इसलिए अगर आपकी पोजीशन तेज गिरावट में कट जाए मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से, वो तकलीफ एक ही बार की छोटी है। जब मार्केट इस तरह से धीमे धीमे सरकता है ना, तब आपके लिए कॉल लेकर निकल पाना पोजीशन से और ज्यादा मुश्किल काम। करेक्ट, ये ज्यादा तकलीफ वाली चीज है कि मतलब थप्पड़ भी पड़ रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, वैसा वाला मामला है। सही बात है ना, कि लग रहा है नहीं बस धीरे से तो मारिए, धीरे से तो मारिए, धीरे धीरे करके 10 मार दी, है ना, और एक जोर से लगे। करेक्ट। अब वो आपको उसमें कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लगता है? तो मुझे लगता है ये वाला मामला ज्यादा रिस्की। एक खा के खत्म करो, वो ठीक है। तो ये इसमें है ना, आप उम्मीद में खड़े रह जाते हैं जी, और उस उम्मीद में जो मार्क टू मार्केट लॉस या नुकसान, या फिर जब फाइनली जब कटेगी, जब बॉटम बनेगा, वो चीज बड़ी और बड़ा वो बड़ा कट होता है। फिर वो होता है कि जहां आपकी कटती वहीं से रिवर्स होता है। आप जो कह रहे हैं कि अब तक पैनिक नहीं है, ये बात सही है। पैनिक होगा जब कटेगी तो शायद वहां से रिवर्स भी होगा, लेकिन समाउ 2 चीज दिख रही है दीप। एक, निफ्टी में हम नजदीक हैं जी, जहां से करेक्शन खत्म होना चाहिए 14,650 के आसपास, 5-25 पॉइंट 50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी पे अभी थोड़ा सा
35,750 के नीचे आज जो हम बंद देंगे, जिसकी संभावना पूरी दिख रही है, वहां मुझे थोड़ी सी रिस्क खुलती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में शायद अभी भी हम बॉटम के नजदीक नहीं पहुंचे, इस करेक्शन के बॉटम के जी। और लेकिन निफ्टी में शायद हम पहुंच जाए। तो मेरा ये समझना है कि अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को और मजबूत कर लेगा या बैंक निफ्टी को नीचे खींच कर लाएगा। 35,200 आज का आखिरी सपोर्ट लेवल था, उसके करीब पहुंच गए बैंक निफ्टी पर। 35,222 का लो है। निफ्टी तो खैर 800 के नीचे आ ही गया, तो और भी कमजोर हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद करेक्शन भी, शायद लगा रहा हूं पहले मैं, हाँ ये ध्यान रखिएगा, शायद लगा के बोल रहा हूं कि शायद करेक्शन भी पहले बैंक निफ्टी खत्म करेगा और फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में करेक्शन शायद थोड़ा सा लेट खत्म हो और बैंक निफ्टी बाद में ऊपर आए, ये हो सकता है शायद। या फिर बैंक निफ्टी चूंकि आमतौर पर माना जाता है गिरने बढ़ने में आगे जी, लेकिन इस बार गिरा बाद में है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है करेक्शन भी बाद में पूरा कंप्लीट करे। तो थोड़ी जगह बैंक निफ्टी में हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि आज की गिरावट, विक्स बढ़ना, ये संकेत इस बात की ओर दे रहा है कि आपकी एक्सपायरी स्मूथ नहीं है। वो तो है सर। और सुबह हम ये बात कर रहे थे कि जनरली मंथली एक्सपायरी के जब हफ्ते में आप जाते हैं, पहले दिन जो ट्रेंड होता है वो 5 में से 3 या 4 दिन तो कम से कम रहता ही है। तो एक आध आपको जो उछाल मिलेगा, जब मिलेगा उसमें हल्का होना है, बस उसमें हल्का होना है। 14% विक्स ऊपर। क्लियर तो मुश्किल है मामला। ट्रेडिंग सेशन देखते हैं आज क्या कुछ होता है बचे हुए 1.5 घंटे में। 50,000 तो आज सेंसेक्स ने भी तोड़ा है। yes. वही बात है। चलिए देखते हैं आने वाला 1.5 घंटा किस तरह का एक्शन दिखाता है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। उससे पहले आपको बता देते हैं बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं और साथ ही आज खबरों वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। वरुण और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। इंडिया मार्ट इंटरमेश पर फोकस है। बोर्ड बैठक है कंपनी की। 1100 करोड़ के QIP का इश्यू प्राइस तय करने पर यह बैठक होने जा रही है। जेट एयरवेज रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने पर NCLT में जो सुनवाई है इस पर फोकस है। साथ ही DB रियल्टी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। ये तो है आज के ट्रिगर्स। कल ट्रिगर स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक दिन है। हेरनबा का IPO 23 से 25 फरवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड 626 से 627 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं ICICI लोम्बार्ड भारतीय एक्साइड जनरल इंश्योरेंस डील पर शेयर धारकों की एक बैठक होने वाली है। L&T फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू का अलॉटमेंट कल के दिन होगा। वहीं अरविंद फैशंस 200 करोड़ के राइट्स इशू की एक्स डेट है और आपको बता दें 135 रुपए प्रति शेयर पर राइट्स इशू है और एंटाइटलमेंट रेशियो जो है इशू में 20 शेयर पर 3 राइट शेयर देने की यहां पर योजना बनाई गई है। इसकी एक्स डेट कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से फोर्टिस शेयर बिक्री पर जानकारी मांगी है, तो ये सुनवाई होने की संभावना है कल के लिए। वहीं सफारी इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक रखेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट या एशियाई बाजार की अगर बात करें, जापान के बाजार कल के दिन बंद रहने वाले हैं। बुधवार के ट्रिगर्स हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होगी। वहीं प्रधानमंत्री विनिवेश पर बैठक करने वाले हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है और अरविंद फैशंस 200 करोड़ के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट बुधवार का दिन होगा। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर आपको। लेकिन नजर रखनी उन तमाम शेयरों पर जहां पर कुछ न कुछ खबरें हैं और ये आई हैं आज 9:15 बजे सुबह बाजार खुलने के बाद। वरुण ने किए सारी ये खबरों का संकलन और आपके सामने रखे। वरुण बताइए। अनिल जी, सबसे पहले तो L&T, फिर ऑर्डर मिल आवाज गया। आपकी धीमी क्यों है? आप तो मजबूती से बोलो। शुरू कर रहा हूँ ना। मतलब मुझे लगा कि बाहर के इतना ढीला कैरेक्टर में घुस रहे हैं सब। नहीं, शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, फिर आवाज बढ़ाएंगे। तो ये जिंदगी में चलता रहेगा। ओके। ये ऊपर नीचे तो होता रहता है। मतलब अब इसमें मुंह फुला के बैठ के तो कुछ होने वाला है। जो है फेस करना है कमजोर तो है, खराब है तो है, क्या कर सकते हैं। L&T, हाँ, इसको फिर से ऑर्डर मिला है। L&T कंस्ट्रक्शन को 2,500 से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इनफैक्ट आजकल रोज इसको ऑर्डर मिलते हैं, तो उसमें ये भी शामिल हो गया है। ग्लेनमार्क फार्मा, इन्होंने एक दवाई है उसकी मार्केटिंग की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। एलर्जी के इलाज के लिए दवाई जो है उसका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर रेड्डीज एसिडिटी की एक दवा के लिए US में इस कंपनी ने एसिडिटी की एक दवा है उसको लॉन्च कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील थी उसके लिए फ्यूचर ग्रुप को एक नोटिस जारी कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया 629 यानी कि 629 करोड़ के आसपास की जो 7 NPA है उनकी बिक्री के लिए इस कंपनी ने, इस बैंक ने बोलियां मंगवाई है। हिंडाल्को, इन्होंने अपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया है। ग्रुप लेवल पे फ्री कैश फ्लो का 8 से 10% डिविडेंड देने का लक्ष्य जो है इस कंपनी ने रखा है। काफी सारी ब्लॉक और बल्क डील्स हुई है सुबह से। उसमें गैब्रियल इंडिया पे 32 लाख शेयर, सेंट्रल बैंक पे 61 लाख शेयर, सेल पे 27 लाख शेयर और वेदांता में 10 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है तमाम खबरों वाली शेयर जहां पर आज है एक्शन। एक्शन कमजोरी का है
और एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं कनेक्ट। राकेश मंथल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, सचिन जी तो स्टूडियो में है ही, किरण जी और आशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। आशु सर, 14,800 ये तो आपने कहा था कि आने वाला है और उस हिसाब से आपने स्प्रेड भी बनाया था, ये तो उसके भी नीचे और जा रहा है। अब क्या करें सर, और व्यू क्या है? अनिल जी 14,700 बोला था कि वो 700 तक लगता है और बिल्कुल वो अवेलेबल आ गया। और अनिल जी अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 650 700 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अनिल जी। अगर नहीं करता तो 14,300 आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये कि होल्ड करना चाहिए अनिल जी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार हर मंथ में जो एक्सपायरी से 5-7 दिन पहले जब एक्सपायरी सेल की बात करता हूं कि किस एक्सपायरी में सेल लगनी है, वो मैं आइडेंटिफाई करता हूं और आपको बताता हूं अनिल जी। वो बहुत जरूरी है। वो तो अनिल जी ऐसा होता है ना, जैसे आज की मार्केट में देखिए, जैसे ग्लेशियर टूट जाता है तो फिर कोई अनिल जी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई सपोर्ट, कोई स्टॉप लॉस और कोई कुछ काम नहीं आता। तो उस लॉस से बचना अनिल जी जरूरी है। अगर आप ये देखिए इसी एक्सपायरी में ये बजट की एक्सपायरी है अनिल जी, बहुत ही उथल पुथल वाली एक्सपायरी है और बहुत ही मेजर एक्सपायरी है। 14,800 से 14,400 और 14,400 से 13,700, 15,400 और 15,400 से 14,700 अनिल जी 1,500 पॉइंट ऊपर चला गया और वहां से 700-800 पॉइंट नीचे आ गया 750। तो ये अनिल जी इतना, मतलब आपने जो 1,500 पॉइंट 1,400 पॉइंट में ऊपर नहीं बनाया, आप उससे ज्यादा 700 पॉइंट नीचे में दे जाओगे। और यही कंफर्ट जो है ना कि नहीं बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अनिल जी मैं आपको बिल्कुल एक चीज बोलता हूं, जो भी आपने बात की, जो दीपांशु को राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि जो पैनिक नहीं आया, ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। अगर कंफर्ट आना, कॉम्प्लेसेंसी होना, यही खराब बात होती है जिसकी वजह से ज्यादा लॉस होते हैं। और इसकी एग्जैक्ट सिमिली आपको मैंने पिछले हफ्ते आईटीसी में बोली थी कि अगर आईटीसी बजट में कुछ खराब आ जाता तो आईटीसी का शायद ये जो गिरावट है बच जाती, लेकिन कुछ नहीं आया। तो वो कॉम्प्लेसेंसी, वो पैनिक ही नहीं आया, कंफर्ट आया। तो आपने बहुत अच्छा अनिल जी, मुझे लगता है ये आपका पुराना ब्रोकिंग एक्सपीरियंस और बाकी तो आप मार्केट जिस तरह से ट्रैक करते हो, ये वो वाला काम आ रहा है जो आपने बिल्कुल ब्रोकिंग एग्जांपल दिया है। तो अनिल जी 14,700 के आसपास मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, बट कंफर्ट नहीं है अनिल जी मार्केट में। अभी भी जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं अनिल जी, अगेन लेड बाय आईटीसी, टाटा मोटर, ऑटोज, बैंक्स, एनबीएफसीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी मतलब अनिल जी अगले 3 दिन में और नीचे जा सकते हैं। तो बेस्ट इज कि आप उसको उस पूरी मूवमेंट को कैच नहीं कर सकते। अच्छा डिसिप्लिन कहता है अनिल जी वही कि अपने पैसे बचा लीजिए, मौके मिलेंगे आप नीचे शॉपिंग कर पाएंगे, नहीं तो शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये आशु जी, ये तो अब मुझे लगता है कि हर एक मंथली एक्सपायरी तो ही है, वीकली एक्सपायरी पे एक काम कर लेना चाहिए जी। ये आशु जी बहुत जोर से कमाल का निकाल के लाते हैं। एक्सीडेंट कहाँ हो सकते हैं एक्सपायरी वाले, एक्सपायरी के एक्सीडेंट्स। हाँ, ऐसा बना लेगा एक टाइटल, एक्सपायरी के एक्सीडेंट। हाँ आशु जी, एक्सपायरी के एक्सीडेंट, ऐसा टाइटल बना देगा, आपका सेगमेंट स्पेसिफिक हो जाए। सीरियसली, मतलब जो एक्सपायरी के ठीक पहले कहाँ मतलब लोग फंस सकते हैं, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, डिपेंडिंग ऑन माहौल की। भाई तेजी का माहौल है तो वो लॉन्ग में फंसाते हैं, फंसने वाले मतलब लोग, और मंदी का माहौल है तो शॉर्ट में फंसने वाले लोग। आशीष जी ये बताओ कि ये वीकली करना चाहिए या मंथली एक्सपायरी वाले में करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, फ्राइडे को कर लेना चाहिए या मंडे को करना चाहिए, इन दोनों पे आप अपना व्यू दो जरा। ओके, सो अनिल जी, एक आपने मतलब ये एक्सपायरी सेल को रिकग्नाइज किया, उसके लिए थैंक यू। और क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से अनिल जी बहुत शेयर करता हूं और मैं बार बार मैसेजेस डालना शुरू कर देता हूं आखिरी 5 दिनों में कि बिल्कुल हल्के हो जाओ और इन स्टॉक से बच के रहो। तो अनिल जी पहली चीज तो ये मंथली में होता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी सिर्फ इंडेक्स की है, स्टॉक्स की नहीं है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी पूरे महीने में लॉन्ग शॉर्ट कहां फंस गया है ये लास्ट वीक में हो सकता है, फ्राइडे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मंडे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सपायरी के एक्सीडेंट जो अनिल जी वो मंथली में ही होना चाहिए, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी में ही ट्रैप होते हैं। और अनिल जी वो ट्रैप मतलब क्या होता है कि वो चाहे 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए वो ऐसे भाव आते हैं कि सारा कमाया धमाया ले जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट से मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि क्लाइंट्स बच के रहें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी, क्योंकि वो सारा पैसा आपका ले जाता है। और मैं बार बार ये बोलता हूं, मैं मतलब इट्स अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने कितनी बार देखा है। तो ये जो आपने बोला है कि मतलब ये अच्छा इन्वेंशन है अनिल जी, आपने जो एक्सपायरी के एक्सीडेंट बोला, मैं इसको एक्सपायरी सेल बोलता हूं और उसमें आइडेंटिफाई करता हूं कि इस सेक्टर और इन स्टॉक्स में लग सकती है। क्योंकि अनिल जी देखिए, अगर 216 पे आईटीसी बोला,
अब 216, जिसने 230 का लिया हुआ 216 पे कैसे बेचेगा? आज 211 था, फिर उसको बोला कैसे बेचेगा? अब 207 है, कैसे बेचेगा? अनिल जी अगर ये 198 की एक्सपायरी कट जाएगी, क्या रहेगा उसके पास अनिल जी? मतलब फिर धीरे धीरे करके, तो आईटीसी जस्ट एन एग्जांपल, मतलब नो कोट ऑन आईटीसी। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि अनिल जी वो जो लॉस है ना, वो कड़वा घूंट पीना बहुत जरूरी होता है उस सेल के लिए, नहीं तो आपको बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो नजर रखें, थोड़ा सावधानी पर रखना जरूरी है और कंप्लेसेंट नहीं होना है इस बाजार में, ये क्लियर मैसेज है। थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई होकर 14,700 पर अब निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट ले पाता है कि नहीं। और आज की गिरावट में तो काफी स्टॉक्स आए हैं। सचिन जी के पास एक कॉल तैयार है बिगुल, सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, जिस तरीके से माहौल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर पहला शॉर्ट कॉल ही होगा। इनफैक्ट पीडीलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से एक काफ़ी अच्छे कंट्रैक्शन बैंड में था। जिस तरीके से इसने अपना एक अहम सपोर्ट तोड़ा है 1765 के आसपास का, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम गहरा होना चाहिए एंड बिकवाली काफ़ी तेज़ आनी चाहिए। टारगेट एक ही होगा 1705 के आसपास का, लगभग 60 रुपये की डाउन साइड है। एंड ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 1774 के आसपास। 1774 का स्टॉप लॉस, 1774, 1705 का टारगेट, नीचे की तरफ पीडीलाइट में बिकवाली करने की राय सचिन जी की तरफ से आती दिख रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी बड़े मजबूत हैं और एक्शन में भरपूर है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। एक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, मुझे सिद्धार्थ जी की भी याद आ रही है जी। सिद्धार्थ जी की पिक रही है ये, और 16% आज मजबूत है। ऐसा क्या हो गया सोनाटा सॉफ्टवेयर में? गजब की तेजी बनती दिख रही है, डे हाई पर है। सुमित जी चार्ट देखिए और बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड स्टॉक का बढ़िया चल रहा है और आज स्टॉक के अंदर मार्केट्स का कोई भी असर देखने को मिल नहीं रहा है और रिसेंट के हाईज ब्रेक हो चुके हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें। 475 से 480 तक के लेवल सोनाटा सॉफ्टवेयर में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया जा सकता है, जो कि करीब 440 के आसपास अभी बनेगा। सॉफ्टवेयर पर रखें नजर। एक्चुअली सर, ये पूरी की पूरी जो मिड कैप आईटी थीम है, यहां पर ही आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो आपने हाईलाइट किया 16-16.5% ऊपर है। एक सचिन जी का भी फेवरेट स्टॉक है आईटी से कैश वाला साइंट, वहां पर देखिए 9% की तेजी आ रही है। अभी फ्रेश खरीदारी के संकेत साइंट पर भी आते हुए दिखे। सचिन जी क्या चल रहा है साइंट पर? दीपांशु, क्लियरली एक काफी बड़े बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन है एंड जिस तरीके से इसके बेस शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन जोन है वो लगभग अराउंड 720 के आसपास का ही है। एंड जिस तरीके से इसका जो 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन मैच्योर हुआ है, जो इंटेंसिटी से इसने एक रिबाउंड लिया, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 610 ऑन क्लोजिंग बेसिस जब तक निगेट नहीं होगा, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी यहाँ पर मूव अनलॉक हो चुकी है, जो एक्सटेंड होनी चाहिए अराउंड 1770-1710 के स्विंग्स के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट पर राय आप आती हुई चार्ट्स के लिहाज से। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मारुति ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, इसको मैं बेचूंगा 7130 7125 के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ पर बेचना चाहिए। सिर्फ एक 35 रुपए के स्टॉप लॉस से 7165 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है यह 7000 तक नीचे जाने के लिए तैयार है। ओके, 7000 तक गिरने को तैयार है मारुति और यहाँ पर बनाए आप शॉर्ट पोजीशन। क्या मारुति 7000 आने लगा? तो बिल्कुल ना, तो इसने किसी ऑटो मूव में पार्टिसिपेट किया है और हर फॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है। गिरने में आगे, हाँ गिरने में आगे, बढ़ने में चढ़ ही नहीं रहा है। आशु सर, कभी आपका तीसरा नेत्र नहीं खुला इसमें सर? अनिल जी 7300 पे सेलिंग दी थी क्लाइंट्स को तो आपसे टीवी पे शेयर नहीं कर पाया, लेकिन ऑटोज में अनिल जी बजाज ऑटो, हीरो, मारुति तीनों में सेल कॉल थी। और लेकिन अनिल जी ये स्टॉक बड़े हैं ना, तो इसमें थोड़ी रिटेल पार्टिसिपेशन कम होती है और वो थोड़ा मूवमेंट भी ऐसा होता है। तो मैं आपको पता है कि जनरली जो सेल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें जरा मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है और लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि इनमें लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, लोग कम करते हैं और छोटा स्टॉप लॉस देना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। बट अनिल जी तीनों ही सेल है। लेकिन टाटा मोटर तो अनिल जी जरूर आपको कहा था कि 400 बाद में होगा, 300 पहले होगा, तो अपने जब तक मीनिंगफुल करेक्शन नहीं होना तो लेना। तो सारे ऑटोज डाउन है। अनिल जी जो आप फार्मा देखिए अनिल जी, फार्मा जो कि मतलब ऑब्वियसली क्रांति सेक्टर है, लेकिन जो जितना बड़ा क्रांति सेक्टर होता है उसी में तो उतना फंसते हैं। इसी में देखिए अनिल जी लुपिन, डीवीज, अब डीवीज की
मतलब मैं ये बात जरूर करता हूं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 37-38 पे कॉल दे रहे थे, कॉल को हेज भी कराया और उसके बाद अनिल जी वो 50 रुपए ऊपर नीचे निकल भी गए, लेकिन आप देखिए 3500 बेचू बन चुका है। तो अब डीवीज की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लुपिन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अनिल जी, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि डीवीज अच्छा स्टॉक है, लेकिन अनिल जी 300-400 रुपए अगर एक एक्सपायरी में 10 दिन में गिर गया तो आप एक सोचिए ना, एक रिटेलर वो एक लॉट 2 लॉट कैसे संभाल सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अनिल जी कि वो या तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एज होना चाहिए। एंड प्रिसाइजली एक और आंसर अनिल जी इसका कि जो आपने पिछले 7-8-6 दिन पहले मुझे बोला कि आप डिलीवरी क्यों बोलने लग गए हैं, क्योंकि अनिल जी मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था कि अपना सारा का सारा वो जो फसाड क्रिएट हुआ है हमारा बजट का और सब कुछ, वो सिमट के बहुत थोड़ा पोजीशन हो जाए ताकि हमारे को ये चोट है इससे बच जाए। प्रिसाइजली यही रीजन था कि अनिल जी लिमिटेड स्टॉक्स और लिमिटेड डिलीवरी में रहे, मौके जरूर मिलेंगे। मौके जरूर मिलेंगे, बट फिलहाल मार्केट के मूड मोमेंटम के साथ लड़ाई ना करें। 14,700 के नीचे अब निफ्टी फिसलते हुए दिख रहा है। 2% की गिरावट आपको बाजार में दिख रही है और गिरावट अब थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है। 300 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी इस समय दिखेगा। आइए कुछ कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। सबसे पहले बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बिकवाली का ही स्टॉक है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में मेरे को दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक यहाँ पे चार्ट्स पे नजर पे आया है अभी सेल साइड के लिए, वो है एल&टी फाइनेंस। यहाँ पे सीएमपी पे एल&टी फाइनेंस के अंदर सेल बनेगा। 100 रुपए 50 पैसे 101 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो वो इसका स्टॉप लॉस बनेगा। कल का, परसों का, तरसों का 3 दिन का लो ब्रेक हो रहा है। एल&टी फाइनेंस के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 92 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो एल&टी फाइनेंस के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है और सारे ही फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो एल&टी फाइनेंस यहां से 92 से 90 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 100 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए 95 वाला पुट भी लिया जा सकता है, जो कि अभी 1 रुपया 70 पैसा 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। 1 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के टारगेट 95 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा एल&टी फाइनेंस के अंदर। या तो 95 रुपए वाला पुट खरीदिए या फिर 96 रुपए के आसपास फ्यूचर्स ही बेच। 96 से भी नीचे आ गया। ओके, तो धीमे धीमे नीचे आता दिख रहा है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस 92 और 90 के टारगेट के लिए एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर में करनी है आपको बिकवाली। एक ऐसा शेयर जो आपको बोनस दे, एक ऐसा शेयर जो आपको स्प्लिट करके दे, उसके बावजूद आप खरीदना ना चाहे। सचिन है ना सरप्राइजिंग, ये तो अच्छा शेयर है ना, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बोनस भी दे रहा है, स्प्लिट भी दे रहा है। इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आ रही है थोड़ी देर में। उससे पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, सारे ऑटोज गिर गए तो अब टायर का नंबर है और अपोलो टायर में एक ब्रेकडाउन, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और अभी तक अपोलो टायर में उस तरीके की सेलिंग देखने को नहीं मिली है जितनी बड़ी सेलिंग ऑटोज के अंदर आ चुकी है। अपोलो टायर को बेचें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ एक पैटर्न फेल होते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स में बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, लेकिन फिर आज के ट्रेड में हमने देखा कि पैटर्न निरस्त हो गया। और ऐसा जब होता है तो अब बिल्कुल रिवर्स ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉक में भारी गिरावट आती है तो अपोलो टायर्स पर हमारी बिकवाली की राय है, इन स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। यहां पर 232 रुपए पर 232 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करें। पहला टारगेट 222 रुपए का 222 का 222 रुपए का पहला टारगेट और 218 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए अपोलो टायर्स में बिकवाली की राय। अपोलो टायर बेचे, ये है आपके लिए राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आने की तैयारी में। एक ऐसा शेयर जो अच्छा खासा ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन वो पेनी स्टॉक बनना चाहता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन, मतलब एक तरफ एमआरएफ है जो 1 लाख है और बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ एक स्टॉक है जो 125 रुपए का जो पेनी स्टॉक बनना चाहता है। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की है हमारी टीम ने, तो वो रिसर्च भी आपके लिए आएगी, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन उससे पहले सरकार स्वदेशी डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा देने के मूड में है। क्या कुछ डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर को लेकर हो सकते हैं, इस पर पूरी डिटेल्स के साथ वरुण दुबे हैं तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, आज आपने अगर मोदी जी को भी सुना होगा तो उन्होंने कहा कि डिफेंस जो है वहां हम काफी हद तक इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बने। इंपोर्ट पे हमारी जो निर्भरता है
उसको हम कम करना चाहते हैं और आगे का जो सरकार का रोड मैप है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पे फोकस है। FY22 में घरेलू कंपनियों से रक्षा खरीद का करीब 70,000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य है और FY22 में कुल रक्षा खरीद का 63% जो है वो हिस्सा घरेलू कंपनी से आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। आप अगर सोचिए 70,000 करोड़ में से 63% के आसपास का आप घरेलू कंपनियों से लाना चाहते हैं, यानी करीब 45,000 करोड़ के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि घरेलू कंपनी से आए। हालांकि इसमें कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन लक्ष्य कहीं ना कहीं इसको रखा गया है। FY21 के मुकाबले घरेलू कंपनी से खरीद के लक्ष्य में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है और FY22 का जो कुल रक्षा खर्च है उसका लक्ष्य 15 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर रखा गया है। यानी कि आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं जो ओवरऑल खर्च है डिफेंस पे उसमें बढ़ोतरी जो है वो दिखाई देगी। सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत पे ऑलरेडी फोकस कर रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले करीब 101 उपकरण थे जिनको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया था और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि और भी काफी सारे जो उपकरण हैं उनको नेगेटिव लिस्ट में डाला जाए। जो केवल जरूरी उपकरण है उनको इंपोर्ट किया जाए, बाकी सबको जो है घर पे ही बनाने की कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया है। इनफैक्ट 2024 तक रक्षा क्षेत्र में 1.7 लाख करोड़ के आसपास के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो FY17 में भारत में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो करीब 15,000 करोड़ के आसपास 1500 करोड़ के आसपास थे और FY21 में उसको 15,000 करोड़ के आसपास लेके जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो इंपोर्ट्स है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से। सिर्फ यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा बढ़े और भारत जो है एक डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री बने, ना कि इंपोर्टिंग कंट्री। ये नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है और इसका ही विजन जो है आपने इतने समय में अब तक जितने भी डिफेंस के आपके सामने डील्स आई है या फिर ऑर्डर्स आए हैं उसके तौर पे देखा भी है। ओके, तो ये है आपके लिए डिफेंस पर बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ। न सिर्फ हम इंपोर्ट बंद करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे, ये बड़ा बदलाव होता हुआ दिखा है और यही वजह कि स्टॉक्स आज बड़े एक्शन में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सुमित जी आपका फेवरेट स्टॉक अभी भी मजबूत है, जरा इसके चार्ट्स देखिए, लेवल्स क्या हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। अनिल जी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड आज सुबह से मजबूती दिखा रहा है और स्टॉक अभी भी चार्ट्स पे ठीक ही दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास दबाव देखने को मिला नहीं है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस अभी भी होल्ड की जा सकती है। 335 338 नीचे में सपोर्ट रहेगा तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करना है और आज का जो हाई लगा है वो जैसे ही निकलता है यानी 360 के ऊपर तो फिर 375 380 रुपए तक के लेवल भारत डायनामिक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय भारत डायनामिक्स पर आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। ओके, बढ़ते आगे। कुछ और स्टॉक्स मजबूती के कमजोरी, मजबूती का नाम निकल गया, सॉरी यार मजबूत वालों को भी मजबूत नहीं बोला जा रहा अभी, तो ऐसी हालत है। मतलब थोड़ा वेदांता जो दिख रहा है, अच्छा तो भी हिम्मत भी नहीं हो रही कि बाहर कहीं इस पे सवाल पूछा यही गिर गया तो, और लोग बोले कि जिस पे सवाल पूछा वही गिर गया, इससे बढ़िया पूछे ही ना, बड़ा बुरा हाल है। तो कमजोर वाली पूछ लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है ना, कमजोर वाली पूछ लेते हैं। ओके, सेठी साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले RBL बैंक, वागले साहब आपका पसंदीदा स्टॉक, दोनों ही तरफ तेजी और मंदी, 5% नीचे, अब लेवल्स क्या हैं इसके लिए नीचे? अनिल जी 224.25 का लेवल है, मुझे लगता है वहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट करने का ये निकल गया, अगर शॉर्ट मॉर्निंग में करते 240 ब्रेक करते ही तो ऑलरेडी ये 234 आ गया है और यहाँ से भी एक 7-8 रुपए की डाउन मूव बाकी है, पर ट्रेड सेटअप क्लियर नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये है आपके लिए राय, फिलहाल ट्रेड सेटअप क्लियर नहीं है, थोड़ा नीचे है स्टॉक और इसलिए इंतजार कर लेने में समझदारी। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले सेठी साहब है तैयार, बिगुल सेठी साहब के सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब पहले तो धन्यवाद इसलिए स्वीकार कर लें कि आप आए, नहीं तो फ्राइडे को तो आपने बता ही दिया था कि मंडे मार्केट खराब होगा, आप नहीं आए। उससे आपने सुना था कि नहीं सुना था जो आपके बारे में चर्चा कर रहे थे फ्राइडे को? अरे अनिल जी पूरा सुना, पूरा आपने जिस तरीके से डील किया मेरे एब्सेंस को पूरा सुना अनिल जी। हाँ, तो हमने कहा सेठी साहब का नहीं आना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बाजार खराब है। तो सेठी साहब ने जो नोटा का इस्तेमाल किया था, आज नोटा के बजाय कम से कम सेठी साहब आए। पहले 2 सवाल है, पहले तो ये कि क्या लॉन्ग देंगे या शॉर्ट, अब तक तो आपने कभी दिया नहीं, शॉर्ट देंगे क्या, और दूसरा कितने स्टॉक से, 1 या 2?
गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए कल तो कोई कॉल नहीं दिया और आता तो लॉन्ग का कॉल होता तो वो नहीं दिया। अच्छा ही हुआ, आज बाजार में मार्केट बची हुई है, 300 पॉइंट निफ्टी में गिरा हुआ है और सेंसेक्स भी 700-800 पॉइंट टूटा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कल का तो ठीक ही रहा। और आज अनिल जी ये 5 दिन की गिरावट के बाद मुझे लगता है बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। मतलब हमने 15,400 450 के हाई से आज अब 14,700 के लेवल पे आ गए हैं और ये एक स्ट्रेट वे फॉल आगे लगता नहीं है। मुझे लगता है एक बाउंस बैक भी रहेगा, तो उसको प्ले करने के लिए शॉर्ट टर्म पिक्स में खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी 2 स्टॉक है, दोनों एफएनओ के स्टॉक है। वाह क्या बात है, दोनों खरीदारी करने की राय और दोनों एफएनओ के स्टॉक। बताएं सर पहला कौन सा है? अनिल जी जो पहला स्टॉक है वो आज का जो सेक्टर फोकस में है उससे लिया है एनएमडीसी। स्टॉक का अभी करंटली फरवरी फ्यूचर्स है 119 साढ़े 19 के लेवल पे। एक अनिल जी फंडामेंटल्स का तो कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत ही दमदार जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में नतीजे भी बेहद ही शानदार। आयरन और बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और आयरन और के प्राइजेस जो कि आमतौर पे स्टील के प्राइजेस को ट्रैक करते हैं तूफानी तेजी गुजर रहे हैं। बाकी अनिल जी फ्राइडे या थर्सडे इवनिंग को इसमें एक बहुत बड़ी खबर आई थी जो कि जोनीमलाई माइंस है इनकी कर्नाटका में, उनको वहां पे एक तो 20 साल का एक्सटेंशन मिला और इन्होंने वहां पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया जहां से 30% ऑफ द आउटपुट इनकी आती है। तो एक बहुत बड़ी खबर थी। अगर ये रेगुलर अच्छे मार्केट सेंटिमेंट्स में आती तो मुझे लगता है 5-7% स्टॉक ऊपर चल सकता था उस खबर के ऊपर। और आज भी जब हम देख रहे हैं बाजार में मार्केट मची हुई है, स्टॉक ये पॉजिटिव है। और बाकी जो मेटल स्टॉक्स है, आप वेदांता देखिए, हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील सभी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह की तेजी बेस मेटल्स में चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी और ये जो बाउंस बैक होगा बाजार में उसमें मुझे लगता है एनएमडीसी में बहुत अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 130 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 114 का। इन केस बाजार में और गिरावट आती है तो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन, उसके नीचे फिर लॉस बुक करके निकल जाना है। क्या बात है, तो 130 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी एनएमडीसी में। एनएमडीसी आज आपकी सोच मिल रही है सर? हाँ सोच मिल रही है हमारी भी। आज के 2000 में सुबह सेठी साहब मैंने दिया था तो पहले तो मेरा धन्यवाद ही चुका। मेरे तो खुद को कॉन्फिडेंस चाहिए था, आपने दे दिया, अच्छा हो गया। कम से कम सेठी साहब भी बुलिश है। वापस 120 के आसपास ही रिकमेंड किया था मेरे ख्याल से, 120 का पहला टारगेट था। तो कम से कम ठीक है, यहाँ से मजबूत तो हो ही सकता है। चलिए, तो एनएमडीसी अगले 2-3 दिनों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक सर? अनिल जी दूसरा स्टॉक भी एक पीएसयू स्टॉक है गैस सेक्टर से। स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी जो कि अभी फरवरी फ्यूचर्स है या मार्च फ्यूचर्स है। फरवरी फ्यूचर्स 251-52 के आसपास चल रहे हैं। ये भी स्टॉक अनिल जी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। इसमें भी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि गैस को जीएसटी के फोल्ड में लेके आएंगे, वो बड़ा पॉजिटिव है गैस सेक्टर के लिए। और दूसरा गैस के लिए वो 7.5 लाख करोड़ का 5 साल में निवेश करेंगे। और वैसे भी मेरा मानना है विद इन द स्पेस ये वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता स्टॉक है और करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मतलब लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है ही है, बट मुझे लगता है अगर बाजार में बाउंस बैक आता है आजकल में तो ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 260 के लिए प्ले करना है, स्टॉप लॉस रखना है 248 का। ओके, 248 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप पेट्रोनेट एलएनजी में भी कर सकते हैं खरीदारी। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय। सेठी साहब ज़्यादा से ज़्यादा खराब नहीं लग रहा ना मार्केट आपको? मैं वही बोल रहा हूँ कि अनिल जी मुझे तो लगता है कि इट वुड बी बेटर टू प्ले फॉर अ बाउंस बैक एट दीज लेवल्स। यहाँ पे आके अब शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं रहेगी, खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है वी आर राइज फॉर अ बाउंस बैक। हो सकता है अभी जो आने वाले 1 घंटे हैं यहाँ पे भी यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक और कल फिर सुबह मुझे लगता है बाजार में एक बाउंस बैक आना चाहिए। इट्स बीन मतलब मोर देन वारंटेड जो 5 दिन की गिरावट हुई है 700-800 पॉइंट की। हालांकि ठीक है, थोड़े बहुत न्यूज फ्लोज जो महाराष्ट्र में कोविड के केसेस आए हैं वो एक कारण हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की बात है। एंड रिजल्ट्स हैव बीन गुड और मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक तेजी बिल्कुल रहेगी। मोर देन वारंटेड? सेठी साहब क्या कह रहे हैं आप? बाउंस बैक मोर देन वारंटेड मतलब फॉल हैज बीन अरे डेडली वारंटेड मतलब लोग तो मर रहे। मतलब आप तो मोर देन नहीं है, मतलब चाहिए दे दो, वैसा हाल है कि बस बाउंस बैक आए तो आपके मुंह में घी शक्कर बाउंस बैक आ जाए तो सेठी साहब को हम फिर से 3:30 बजे फोन लगाकर सेठी साहब का अभिनंदन करेंगे। ठीक है ना? उसके लिए तैयार, फोन लाइन फ्री रखिएगा सेठी साहब आपकी। तो बिल्कुल आपके लिए
खाली है फोन। एब्सोल्युटली। तो चलिए, यहाँ पर बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त है सेलेक्टिवली। दो स्टॉक बताएं सेठी साहब ने आपको, एनएमडीसी खरीदिए और पेट्रोनेट एलएनजी खरीदिए, ये है आपके लिए राय। अब आइए, आप सब लोगों के लिए एक रिसर्च है और सबके लिए मतलब सबके लिए। अच्छा, पहले एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखा दे, किसी को कॉल वॉल है तो मैं पहले एक बार ले लूँ आप में एक बार। अच्छा, पहले एक बार मैं आशु सर के पास चलता हूँ, आशु सर का व्यू ले लूँ, उसके बाद हम आशु सर आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऐसी रिसर्च ला रहे हैं। एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक स्प्लिट भी कर रही है, एक ऐसी कंपनी जो बोनस भी दे रही है, और फिर भी शायद आपका खरीदने का मन न करे। सोचिए, एक तरफ आपके एमआरएफ है जो 1 लाख हो रहा है, फिर भी ना बोनस देने को तैयार है, ना स्प्लिट करने को तैयार है, और एक कंपनी से क्या भाव है उसका 75 रुपये, जो ये सब करने को तैयार है। तो आइए उस पर एक जी बिजनेस की बड़ी एक्सक्लूसिव इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हाँ, आशु सर से एक राय लेना चाहता हूँ बाउंस बैक पर भी, और जो स्टॉक जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे आरबीएल बैंक, जरा आशु सर दीजिए अपनी राय। अनिल जी, सिंस आपने आरबीएल का जिक्र किया था तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लेट था, बट अनिल जी 240 जैसे वागले जी ने बोला 248 तो नहीं, बट 238 पे अनिल जी, अभी 235 का भाव है, 238 पे हमने सेल कॉल दिया अपने क्लाइंट्स को, 250 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 225, दूसरा टारगेट 215। तो अनिल जी, आरबीएल, इंडस जो कि स्ट्रॉन्ग काउंटर्स थे पिछले दिनों के, अदर देन दी प्राइवेट बैंक्स, उनमें भी आज गिरावट देखी है। एंड ऑल्सो अनिल जी, एक और अपडेट है कि इंडसइंड बैंक का एक स्प्रेड दिया था 1040 की कॉल लेके, उसमें अनिल जी बहुत मार्जिनल लॉस है, तो किसी को कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, बाउंस बैक में शायद वो फिर प्रॉफिटेबल हो जाए, बट दैट वाज प्रिसाइजली द रीजन कि सिर्फ बुल स्प्रेड बनवाया था एंड नो प्लेन वनीला फ्यूचर। तो आरबीएल अनिल जी शेयर करना था कि 3 रुपए नीचे है, बट फिर भी मैंने कहा सिंस आपने बात किया तो बता दूं। ओके, तो 235-238 की रेंज में बेचिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे 225-215 के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक में खरीद बिकवाली करने की राय आशु सर की तरफ से भी। अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, टाइटन में ब्रेकडाउन है, डबल टॉप का ब्रेकडाउन है, तो आज स्टॉक ने जस्ट ब्रेक किया है। अभी मेरे को लग रहा है कि टाइटन में यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। टाइटन यहाँ से नीचे में 1360 रुपए से लेके 1340 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। पिछले 7 दिनों से टाइटन में हर रोज बिकवाली देखने को मिल रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि एक अच्छा सेलिंग प्रेशर टाइटन में देखने को मिल रहा है। रिसेंट के जो स्विंग लोज बने थे वो टाइटन ने आज ब्रेक किए। 1400 के नीचे जैसे ही ये क्लोजिंग देगा तो स्टॉक का टारगेट 1360 रुपए से लेके 1340 रुपए तक का बनेगा। 1400 के नीचे क्लोजिंग आ गया मतलब डबल टॉप का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन भी हो जाएगा। इसके लिए स्टॉक में बिकवाली करके काम करें। ऊपर में 1435 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 1360, 1340 ये लेवल्स टाइटन के अंदर इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। बिकवाली 1360 और 1340 के टारगेट के लिए 1435 का लगेगा स्टॉप लॉस। ये एक और स्टॉक है जो हो सकता है कमजोर। आइए, अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव और दमदार और बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च का। वरुण दुबे हमारे साथ हैं। वरुण बताने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन अचानक से इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं। इसका नाम है ईस्ट वेस्ट होल्डिंग्स। राइट सर, है ना? क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, और जिन लोगों का इंटरेस्ट बहुत आ रहा है इस स्टॉक को लेकर, वो जरा संभले, सावधान हो। पहले देखिए क्या हो रहा है डेवलपमेंट कंपनी में, क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल क्या है, और फिर स्टॉक स्प्लिट और बोनस, इन चीज़ों के नाम से अगर आपके मुंह में पानी आता है और आप शेयर खरीदते हैं तो फिर थोड़ा और डिटेल में देख लें। वरुण, पहले तो बताइए ईस्ट वेस्ट होल्डिंग में हो क्या रहा है। डेफिनेटली अनिल जी, ईस्ट वेस्ट होल्डिंग में 19 तारीख यानी कि फ्राइडे की क्लोज के बाद इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया। डिस्क्लोजर में इन्होंने 2 चीज़ कही है। एक तो ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, दूसरा स्टॉक स्प्लिट के बाद ये लोगों को बोनस भी देंगे। स्टॉक स्प्लिट कितना है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसको स्प्लिट करके 2 रुपए की फेस वैल्यू कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टर्स को बोनस दिया जाएगा। हर 4 शेयर पे आपको 1 शेयर का बोनस दिया जाएगा, यानी कि फर्दर आपका जो ओवरऑल शेयर प्राइस है वो रिड्यूस होगा। अब कंपनी ने जो कहा है अपने डिस्क्लोजर में, वो ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टॉक प्राइस में लिक्विडिटी बढ़े, इसके लिए हम जो है ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं और उसके बाद बोनस दे रहे हैं। वैसे भी देखिए इस स्टॉक की प्राइस क्या है, 75 रुपए की प्राइस है। अगर इसमें स्टॉक स्प्लिट को फैक्टर इन किया जाए और उसके बाद 4:1 का बोनस को फैक्टर इन किया जाए तो स्टॉक प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपए की। मतलब एक तो हर 1 शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। हाँ, ये बराबर है विभाजन। हाँ, तो यानी कि 15 रुपए वैल्यू होगी। हाँ, राइट, करेक्ट। 75 रुपए वाला 15 रुपए हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद, और उसके बाद 2 रुपए की फेस वैल्यू। फिर उसके बाद बोनस
हर 4 शेयर पे 1 शेयर एक शेयर का बोनस, यानी कि 20% आपका और इक्विटी बढ़ गया, तो यानी कि भाव हो गया 12 रुपये। 12 रुपये, तो 12 रुपये का शेयर हो जाएगा। 15 रुपये वाला 12 रुपये। और कंपनी चाहती है हम लिक्विडिटी बढ़ाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया 75 रुपये के शेयर में कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। हाँ अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहता है ये स्टॉक स्प्लिट, इसके लिए कर रहे हैं। शेयर के दाम में लिक्विडिटी आए ना आए, खरीदने वालों की आंखों में लिक्विडिटी आ जाएगी जरूर। वहां जरूर पानी आएगा। और अभी भी लोग अरे भाई सुनो तो सही, जो खरीद रहा है उसके पहले सुन तो लो, रिसर्च क्या है क्यों। हाँ अब बताओ डिटेल में। इसके फाइनेंशियल में दिक्कत है अनिल जी, क्योंकि इतने क्लीन फाइनेंशियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो इस कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 साल से थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट है, लेकिन प्रॉफिट्स देखिए जिस तरह से गिर रहे हैं, 3.8 करोड़, फिर बढ़ के 5.3 करोड़, फिर घट के 1.4 करोड़ FY20 में, और अब तो 2 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी 1 करोड़ का मतलब वित्त वर्ष 2020 में खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट। 1 करोड़ का प्रॉफिट है। और मार्केट कैप कितना है? रेवेन्यूज 200 करोड़ के, मार्केट कैप कुछ 135-140 करोड़ के आसपास का है इसका, 130 करोड़ के आसपास। क्या बात है। इस हिसाब से तो मतलब जो कंपनियां प्रॉफिट बनाती कोई 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ वाली, उनके क्या होने चाहिए मार्केट। तो कुल मिला के खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट है। खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार तो लॉस है, पिछले पहले 9 महीनों में लॉस था इसका 2 करोड़ का। और अनिल जी एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2021 की पहली छमाही में अगर आप देखेंगे तो करीब 60 करोड़ के आसपास की आई थी और 57 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यानी कि आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो ऑलमोस्ट 180 डेज का है। जो पैसे वापस आएंगे वो आपके 6 महीने के बाद आने वाले हैं। ये एक दिक्कत की बात है इस कंपनी के फाइनेंशियल में। दूसरा, इस कंपनी के अगर आप डेट देखें तो लगातार बढ़ते जा रही है। FY18 में 47 करोड़, FY19 में 52 करोड़, FY20 में 60 करोड़ और सितंबर 20 में 67 करोड़ हो गया। यानी कि एक तो आपके रिसीवेबल्स ज़्यादा है, आपका डेट ज़्यादा है, उसके बाद भी आप चाहते हैं स्टॉक स्प्लिट हो जाए और हम बोनस भी दे दें। सोचिए। दूसरा, ये कंपनी मतलब लगातार आपका जो कुछ भी आ रहा है वो मतलब खाली बिलिंग है एक तरह से, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा। कैश तो आ नहीं रहा। जितनी सेल्स बढ़ रही है उतने डेटर्स बढ़ रहे हैं आपके। ओके। हाँ, ठीक है। दूसरा, ये कंपनी लगातार अपना नाम बदल रही है। अच्छा, हाँ। पहले क्या था? पहले इसका नाम था रैनकेन बॉन्ड्स एंड होल्डिंग। इस 2016 में क्या नाम बताए? रैनकेन बॉन्ड्स एंड होल्डिंग, RANKEN। अच्छा। उसको बदल के इन्होंने किया 2016 में बुलिश बॉन्ड्स एंड होल्डिंग्स। अच्छा। फिर 2019 में बुलिश बॉन्ड एंड होल्डिंग से बदल के इसका नाम अब हो गया ईस्ट वेस्ट होल्डिंग। अच्छा। तो अब पता नहीं अगला नॉर्थ साउथ होल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन लगातार ये कंपनी अपने नाम जो है वो बदलते जा रही है। और अनिल जी इसमें वॉल्यूम्स देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जनवरी 2021 से 16 फरवरी तक देखें तो औसत वॉल्यूम होते थे 3000 शेयर के आसपास के। अचानक 16 तारीख के बाद से, यानी कि पिछले 4 दिनों से, ये अनाउंसमेंट के पहले से, जो एवरेज वॉल्यूम अब है वो करीब 50,000 प्लस के। और उसमें भी डिलीवरीज में भी मजा है। जनवरी में डिलीवरी वॉल्यूम्स 29% के आसपास होते थे, अब वो बढ़ के अचानक 50-60%, 70% के आसपास हो गए। यानी कि अनाउंसमेंट के पहले से कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है। और अनिल जी दरअसल ये स्टॉक जो है ना, ये जो कहानी है ना, और एक कहानी की याद दिलाती है। जैसे यूनिटेक, बिल्कुल सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। एक जमाना यूनिटेक ने बोनस दिए थे और स्प्लिट किया था एक साथ। राइट। आज कोई नाम भी लेने वाला नहीं है स्टॉक का। और याद है आपको? हाँ याद है। और जब उसने बोनस और स्प्लिट दिया था तो उसका भाव क्या था पता है? कुछ मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपए होते। 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए, मतलब 5 डिजिट में था। हाँ, 10,000 रुपए का स्टॉक था। अनाप शनाप वाला बोनस आया था उसमें। एक शेयर पे 12 का। 12, एक पे 12 शेयर था, करेक्ट। एक पे 12 शेयर का बोनस आया था और बाद में स्प्लिट भी हुआ था। स्प्लिट पहले हुआ, फिर बोनस दिया, और उसके बाद फिर से अगले साल बोनस भी दिया 1:1 का। लेकिन उस स्टॉक का 10,000 वाला शेयर आजकल भाव आता है यूनिटेक? आता है ₹1.80। ₹1.80। तो अभी क्या सर्किट लगा है? सर्किट दिख रहा है सचिन जी? कितने शेयर खड़े सर्किट में, जरा बताइए कितने शूरवीर है? बीएससी का डेटा। अच्छा, आपके पास बीएससी पे बीएससी लिस्टेड है, बीएससी पे नहीं है। कोई बता सकता है कितने शेयरों के सर्किट, कितने शूरवीर इस स्टॉक में जो है वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं इस स्टॉक को? एक मिनट जरा बंसल जी जरा बताइए, आप देख पाएंगे अगर तो? अभी भी है करीब 22,000 शेयर के आसपास। 21,000। जी मेरे पास बीएससी का टर्मिनल नहीं है, बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो चीजें बताई गई अनिल जी, एक भी चीज अनिल जी कोई अगर पॉजिटिव ढूंढ के बता दे इस कंपनी के बारे में, अनिल जी ओपन चैलेंज है, एक भी चीज अगर कोई गूगल करके कहीं से भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ के बता दे तो अनिल जी इनाम में उसको, जब हम लोग बनाना आइलैंड जाएंगे तो उस व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे और स्पॉन्सर अनिल जी मैं करूंगा। अगर एक भी चीज इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव ढूंढ के कोई शेयर करता पॉजिटिव है कि 10% के सर्किट पे लगा हुआ है। पता नहीं कौन शूरवीर है जो लाइन में खड़े होकर लेना चाहते हैं बिना सब। ठीक है,
किसी को स्प्लिट और बोनस इतना ही पसंद है तो अलग बात है, बट इस रिसर्च के पीछे मकसद ये है कि पहले आप समझे कि किस तरह की कंपनी, और ये हमने किया भी इसलिए कि पिछले दिनों में 35-37% स्टॉक चल गया, वॉल्यूम होने लगे, डिलीवरी बढ़ने लगे, तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आप खाली बोनस और स्प्लिट के नाम पे फंस न जाएं। और फिर भी अगर जो लोग सोच समझ के खरीदे तो उनकी मर्जी जी, वो तो देखो खरीद ही सकते हैं। तो सुमित जी वॉल्यूम बता रहे हैं, सुमित जी बताइए। अनिल जी 36,000 बाहर खड़े हैं सर्किट पे। ओ हो ये शूरवीर 36,000 शेयरों वाले। ऐसे ही शूरवीर मैंने पिछली बार देखे थे लक्ष्मी विलास बैंक, हाँ उस दिन 7.5 लाख शेयर खड़े थे सर्किट पे, जिस दिन वो 7 रुपए 65 पैसे में जिस दिन डीलिस्ट होने, नहीं 30 लाख शेयर 30 लाख शेयर एक दिन पहले, और हम बोल रहे भाई कल से शेयर बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनते हैं। ये भी ऐसे ही है जो नहीं सुनते। कोई बात नहीं, हमें गलतफहमी भी नहीं कि सब लोग हमारी सुनते हैं, न घर पे न ऑफिस में। आशा सर क्या कहेंगे इस रिसर्च के बारे में? अनिल जी मैं वो क्या कहते हैं कॉपी कर दूंगा राकेश जी ने जो बोला है। और अनिल जी एक चीज अच्छी है कि ये रिसर्च अनिल जी जो आपने करी है इससे एक और बड़ा सिग्नल जाता है अनिल जी, क्योंकि ऐसी बुल मार्केट में ऐसे अनस्क्रूपलस स्टॉक्स और जो जिन स्टॉक्स उसका बैकग्राउंड नहीं होता मिड कैप के साथ, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं कि टाइम मिड कैप का है, मिड कैप में रिटर्न भी आ रहे हैं, मिड कैप में अप्रिसिएशन भी हो रही हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे अनिल जी कुछ स्टॉक्स इस चीज को यूज करते हैं, उसके लिए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो आई मीन क्रेडिट टू यू फॉर दिस रिसर्च, क्योंकि द लार्जर मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन आपको पता होना चाहिए। आपके सामने डिटेल, रिसर्च, प्राइस मूवमेंट और खबरें, सारी चीजें हमने बता दी। अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, पैसा आपका, मर्जी आपकी, करेक्ट। हम तो सिर्फ बता सकते हैं जो बता दिया है। आई थिंक लोग अब समझ रहे हैं सर क्या हो रहा है कि सर्किट भी खुल रहा है। एक तो ये ना ये बहुत ही खराब आदत है। शेयर का नाम देखते लोग ना लगता है कि मतलब कुछ अच्छे, अरे भाई हर बार अच्छा बोलना जरूरी थोड़ी, पूरा सुनो तो सही कि स्टॉक में हो क्या रहा है। अब समझ में आ रहा है लोगों को, तो चलिए ठीक है। एनीवे, तो ये थी जी बिजनेस की तरफ से एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको आगाह करने वाली कि अगर आप उसके बावजूद पैसा लगाना चाहते हैं इस स्टॉक में तो आपकी मर्जी, बट आप सोच समझ कर लगाएं, जो भी करें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, सावधानी बरतें और अपने रिस्क के हिसाब से ही करें और ध्यान रखें ऐसे काउंटर्स के बारे में। पर आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, जान लेते हैं बाजार पर क्या व्यू बन रहा है बिगुल स्ट्रैटेजी का। सर वीकनेस तो है और एशिया के बाजारों में भी थोड़ी वीकनेस दिखी थी, हालांकि जापान के बाजार पॉजिटिव थे। कल जापान की छुट्टी है माइंड यू, पर जापान आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, पर शंघाई और हांगकांग 1% नीचे थे। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो 180 अंक नीचे इस समय आपको दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको, नैस्डैक फ्यूचर्स बल्कि भारी बिकवाली दिखा रहे हैं सर। लगातार 3 दिनों से नैस्डैक में बिकवाली हुई है और आज नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए तो 1-1.25% ये नीचे हैं, तो वहां से थोड़ा प्रेशर और इसलिए आप डाउ पर भी प्रेशर आज बनते हुए देख सकते हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी वीक ही एक्शन है सर, 1% की गिरावट यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। हालांकि कच्चा तेल बाउंस बैक जरूर कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर भी पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं, पर इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर बना हुआ है। क्या करें सर? दीप कुछ करने लायक तो बची नहीं है एक्चुअली, ईमानदारी की बात है। और इतना जिन लेवल्स पे आ गया गिर के मार्केट, वो आपके लिए खरीदारी और बिकवाली दोनों का कॉल लेना मुश्किल काम है, फ्रेश एक्चुअली। क्योंकि अगर मार्केट को रुकना है, रिवर्स देना तो भी ये लेवल थोड़े ठीक है, और गिरना है तो गिरने के लिए तो आप कमजोर हैं। तो जैसा अभी आशु सर भी कह रहे थे, हम बात भी कर रहे थे, 14,650 के आसपास एग्जैक्टली आप देखिए 14,667 वहीं पर लो बनाएंगे। 14,650 आखिरी उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 14,650 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, अब या 14,600 का रख लीजिए, जो आपको ठीक लगे, और लॉन्ग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अब इन लेवल पे बेच के मतलब नहीं है, रिकवरी आने दीजिए। अब पहली चीज तो ये कि आपको ताकत का अंदाजा कब लगेगा वो बता दूं। 14,800 के ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। 14,800, हाँ क्यों? 14,800 के पुट पे 27 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 25 लाख शेयर, लगभग बराबरी का मामला है। तो 14,800 पार करके टिकेंगे तो ही आप ये कहेंगे कि भाई मैंने एक बार 14,667 का जो लो बना दिया, अब मैं जल्दी से नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो वो लो टूटने की रिस्क हमेशा रहेगी। 14,800 के नीचे आप अब जब ट्रेड करें तो एक चीज बता दूं, 82 लाख शेयर 82 लाख शेयर ऐसा है जो रिस्क पर है, लॉन्ग साइड पर, लॉन्ग लिक्विडेशन, जिनको तेजी की पोजीशन खत्म करने, जिन्होंने पुट बेच रखे हैं 15,000 के भी, 14,900 के भी, 14,800 के भी, 82 लाख शेयर रिस्क पर है। तो इनका दबाव जो है, जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, अब जैसे जिसका भाव आया तेजी वाले का, जो
7,500 का लो बना के जो ये इतनी सेलिंग HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से इंडिया में भी हुई कि हमारे भाव आ रहे हैं हमें निकालने दो, तो ये सेल फिगर जो आ रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड के भी या फैमिली अकाउंट, फैमिली बिजनेसेस वगैरह सब बेच रहे हैं, तो वो वही है। तो सेम सिचुएशन वीकली ये मंथली एक्सपायरी में भी होगी। जैसे जैसे भाव ऊपर है तो एक एक लेवल पर चलते हैं दीप। पहला लेवल 14,800, 14,800 के पार निकल कर टिके तो हम सोचेंगे कि मजबूती का कम से कम कमजोरी कम होने का संकेत मिलेगा, और उसके बाद 14,900 फिर एग्जिट करने का लेवल है। तो जिनकी 14,800 के आसपास की लोगे वो 14,800 पे ही निकल जाए, जिनकी 14,900 के आसपास की लोगे वो 14,900 पे निकल जाए, तो उछाल में हल्के होते चले, ये बीच में अगर पहली चीज़ तो ये। नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो 14,700 का थोड़ा सा है, जहां 22 लाख शेयर हैं, और उसके नीचे फिर सीधा 14,500 है, पहली चीज। दूसरी चीज अब ये है कि बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर 35,000 पे, 13 लाख शेयरों का, तो इस लिहाज से वहां पर सपोर्ट भी लिया है। 36,000 के ऊपर निकलकर ट्रेड करेगा तो ताकत का, तो 35 से 36,000 की रेंज हो गई एक तरह से आपके लिए, जिसको आप देखते रहे। तो फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठिए, आपकी लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलिए, सिंपल। बिल्कुल सर, और 300 पॉइंट रिकवर, थोड़ी रिकवरी होगी, ये तो दोनों तरफ होगा नेचुरली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हल्की रिकवरी भी निचले स्तरों से आएगी। इतना गिरे 5-6 दिन से लगातार नीचे चल ही रहे हम, पिछला मंडे छोड़ दीजिए, उसके बाद 5 दिन तो खराब ही हुए, तो थोड़ी बहुत रिकवरी नो डाउट। 700 पॉइंट नॉन स्टॉप निफ्टी आया है नीचे, और आपका 37,700 के आसपास का लाइफ हाई बनाया ना बैंक निफ्टी ने। 37,700 से आप कहाँ गए 35,100 के आसपास, तो नेचुरली 2,500 पॉइंट वहाँ पे भी करीबन 2,500 ही हुआ ना, हाँ 2,500, तो थोड़ा रिकवरी आएगी, बस उतना ही। चलिए, रिकवरी आ रही है, थोड़ा रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, इस पर कुछ ट्रेड्स भी अवेलेबल हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल तैयार है। सबसे पहले है सुमित जी की कॉल क्यू में, तो चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपर हिट शेयर के लिए। बताएं सुमित जी। दिपांशु, मार्केट्स इतना नीचे है, लेकिन मेरे पास अभी एक बाय का कॉल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर बाय बनेगा, और ये लोगों की बैटरी भी चार्ज करेगा कि अब यहाँ से स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, बैटरी से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी के अंदर पिछले 7 दिनों के फॉल के बाद आज मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। 904-5 रुपए का भाव चल रहा है। अमर राजा बैटरी के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। मार्केट्स में रिबाउंड आया तो अमर राजा बैटरी यहाँ से एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 875 का स्टॉक में नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। कल का हाई और परसों के हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है, कल का ब्रेक हुआ है, परसों के पास अभी आ चुका है। अमर राजा बैटरी में यहां से ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 930 का पहला टारगेट होगा, 950 का दूसरा टारगेट होगा। तो अमर राजा बैटरी में 1 से 2 दिनों के लिए यहां पे खरीदारी करें। 930 से 950 के टारगेट्स के लिए 875 880 नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, और आज इस पर खबर भी है, लिथियम आयन जो अब एक बजवर्ड बन गया है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अमर राजा बैटरीज उसको भी अब एक्सप्लोर कर रहा है इनके एक प्लांट में, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं, पहले बिल्कुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दिपांशु, खरीदारी करनी है एंड स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। ओके, कल के सत्र में एक काफी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन थी। 1200 के नीचे के एक लेवल्स बने थे, बट 1200 जो लेवल वापस डिफेंड हुआ है और जिस इंटेंसिटी से रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है क्लासिक केस है कि एक शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया है बुल्स ने। एंड जिस तरीके से ये प्राइस पैटर्न है, मुझे लग रहा है अराउंड 1255 से लेके 1267-70 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है 1205 के स्टॉप लॉस के साथ। जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था वो लगभग अराउंड 1220 के आसपास था, तो अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल भी जाता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी और बेटर हो सकती है। सो 1255, 1265 दो टारगेट, 1205 स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर भी एक एक करके बाय कॉल्स आ रही हैं। आइए चलते हैं वागले साहब के पास और देखते हैं कि उनके पास बाय कॉल है या सेल कॉल। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बाय कॉल है, शायद ये स्टॉक का जिक्र आपने सुबह किया था। स्टॉक है टाटा केमिकल्स, क्लियर कट ब्रेकआउट है। 640 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें वन वे मूव आ सकती है। हालांकि मार्केट का व्यू थोड़ा सा अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म डेफिनेटली करेगा। 642 43 के करंट भाव से बाय करें, 638 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना है ये 655 660 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है।
ओके 655 660 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। जहां तक टाटा केमिकल्स का सवाल है, जबरदस्त एक्शन में ये स्टॉक रोज आपको आते हुए दिख रहा है। आइए अब एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारा स्टॉक है अदानी पोर्ट। परफेक्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक तो निफ्टी के साथ गिरा नहीं, और जिस तरीके का स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का परफेक्ट कैंडिडेट है। अदानी पोर्ट को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। इस स्टॉक में हमने 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन देखा बड़े रनअप के बाद, और आज फिर से इस स्टॉक ने चाल पकड़ी है। कमजोर बाजार में भी नया हाई बना रहा है, तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 666 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की हमारी राय है। पहला टारगेट 695 रुपए का 695, दूसरा टारगेट 705 रुपए का 705। खरीदारी की राय है अडानी पोर्ट्स पर। ओके, तो अदानी पोर्ट्स पर करें खरीदारी। और अनिल जी, एकदम से 4 बाय कॉल्स बैक टू बैक आ गए, थोड़ा बाजार का मूड भी सुधार रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सेठी साहब भी सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, मेरे बोलने का इतना असर। तो अब कुछ भी हो, किसी भी वजह से घूम रहा हो बाजार, हम तो सारी क्रेडिट सेठी साहब को ही देंगे। लेकिन गिरने की क्रेडिट एक और आदमी को देनी चाहिए। कौन? जैन साहब। जैन साहब सुबह जैन साहब बिल्कुल, मतलब जो हिसाब से जैन साहब बोले थे, मैं सोच ही रहा था आज तो थोड़ा तो गए मूड उनका। हाँ, मतलब वो ये तो गए वाला मामला ही था। आज तैयार ही नहीं कुछ बोलने के लिए जैन साहब को, ये बाय दे दो वो बाय दो, बड़ी मुश्किल से निकले उनके बाय कॉल। तो आज जैन साहब ने मार्केट का अंदाजा एकदम ठीक लगाया था। और क्लोजिंग में सेठी साहब बिल्कुल रिकवरी की जो बात कर रहे थे, वहां से देखिए निचले स्तर से बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी है। लगभग 100 पॉइंट रिकवर होता हुआ निफ्टी, और 500 पॉइंट लगभग अब भी 400 पॉइंट रिकवर होता हुआ ये आपके सामने है बैंक निफ्टी। तो थोड़ी रिकवरी के संकेत हैं, देखते हैं टिकती नहीं टिकती वो अलग बात है, एक बार तो हुई कम से कम जी, ये बड़ी चीज है। तो रिकवरी हो रही है, अब देखते हैं कितनी सस्टेनेबल है कि नहीं। और कुछ और स्टॉक्स जो इस रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइए उसी पर चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों ही इस रिकवरी का हिस्सा हो रहे हैं। और अमर राजा यहाँ पर भी नजर रखिए। एक्साइड माइंड यू, ये भी अब निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, फेडरल बैंक, M&M फाइनेंशियल्स, PNB, यहां पर आपको एक्शन थोड़ा और बढ़ते हुए दिख रहा है इस समय। एक स्टॉक जो अभी भी गिरावट में है पर रिकवरी दिखा रहा है, टाटा पावर। किरण जी जरा इस पर नजर रखिए। पिछला हफ्ता शानदार रहा, 86 से 95 गया, 95 से करेक्ट होकर 90 के लेवल्स पर आया है। अब टाटा पावर भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहा है, और आज टोरेंट पावर में तो जबरदस्त तेजी है। तो क्या वापस टाटा पावर में ट्रेड करने का समय बन रहा है सर? ये पोजिशनली बिल्कुल मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजिशंस रखने चाहिए। इधर 86 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 85 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 90 से 88 तक ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। और मेरा मानना है कि एक हफ्ते का अगर व्यू लेते हैं तो 99, 100 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 100 के लेवल्स आ सकते हैं। टाटा पावर को डिप मिला है, आपके लिए मौका बन सकता है। पर जैसे किरण जी कह रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड होगा ये, जिस हिसाब से मार्केट का एक्शन है। पर वापस 50,000 के ऊपर सेंसेक्स भी आ गया। तो निचले स्तरों से लगभग 250 अंकों की रिकवरी के बाद सेंसेक्स भी अब आपको 50,000 के ऊपर दिख रहा है। 35,500 के करीब आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक, और 14,750 के ऊपर है निफ्टी। तो कुछ अहम लेवल्स बाजार रिक्लेम करते हुए दिख रहा है इस समय। देखते हैं कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। पर एक खबर जिसकी वजह से हमने देखा है मार्केट का मूड माहौल भी थोड़ा आज जरूर असर आते हुए पड़ा है, वो है महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना के मामले, जिसकी वजह से कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, पुणे में रेस्ट्रिक्शंस हैं, और सरकार का कहना है, राज्य सरकार का कहना है कि अगर ये सिचुएशन नहीं इंप्रूव हुई तो आगे जाकर थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, जिसकी वजह से एक स्पेस पर हम ऑलरेडी दबाव देख रहे हैं। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए कि क्या चल रहा है, इसका इंपैक्ट बताएं देवांशी। बिल्कुल, अभी सोच ही रहे थे कि बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से लॉकडाउन लगते हुए दिख रहे हैं, और अमरावती जैसे कि आपने कहा कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, तो अब चिंता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और आप देखिए जो सोशल गैदरिंग है वो महाराष्ट्र में बैन कर दी गई है, लेकिन अब चिंता यही बढ़ती हुई दिख रही है कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, जहाँ पे कैपेसिटी हाल ही में हमने देखा कि 50% से 100% कर दी थी, वहाँ पे दिक्कतें आती हुई दिख सकती है। आने वाले समय में अगर कोरोना के केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो मल्टीप्लेक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या सबसे पहले जो असर है वो आती हुई दिखेगी। और आप देखिए PVR और आइनॉक्स आज ही रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर 30% की जो इनकी कुल आय है
उसका अगर महाराष्ट्र का अगर आप हिस्सा देखें तो करीब 30 से 32% का है। यही नहीं, अगर आप टोटल स्क्रीन्स भी देखें तो 20 to 25% इन दोनों के जो स्क्रीन्स हैं वो केवल महाराष्ट्र में है। तो इसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। अगर PVR की बात करें तो करीब 165 स्क्रीन्स हैं और आइनॉक्स लीजर की बात करें तो करीब 130 स्क्रीन्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है। तो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। यही नहीं, हमने हाल ही में देखा कि जो यशराज फिल्म्स है उन्होंने अपनी मूवी की जो रिलीज डेट है वो मेंशन की थी। अप्रैल से लेकर जुलाई की अगर बात करें तो 8 बड़ी बॉलीवुड मूवीज हैं जिनकी रिलीज डेट यहाँ पे शामिल है। तो इम्पैक्ट सूर्यवंश। बंसल जी सही कह रही है देवांशी, सबसे बढ़िया सूर्यवंश। 8 बड़ी पिक्चर आ रही है सर। बिल्कुल अनिल जी, बड़ी पिक्चर है। और अनिल जी इसी पिक्चर से मैं अपना हॉल का अनिल जी वो खाता खोलूंगा, मतलब कि जब पिक्चर रिलीज होगी तो इसको देख के आऊंगा। अनिल जी अब तो निकलना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो अनिल जी ये देख के आऊंगा 100%। अब तो पक्की बड़ी हो गई है। अगर बंसल जी ने डिसाइड कर लिया कि इसी फिल्म से थिएटर में जाएंगे तो बंसल जी फिर तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो बंसल जी ने डिसाइड किया, मतलब बड़ी बात है। चलिए इसी बार में बंसल कब रिलीज हो रही है सूर्यवंश? सर अभी डेट नहीं, नहीं डेट्स आगे मुझे याद नहीं, लेकिन अभी मार्च के बाद ही है, अप्रैल। चलिए तो ठीक है, इसके बाद मार्च के बाद मूवीज फिर से थिएटर में ज्यादा भीड़ भाड़ शुरू होगी। 2 अप्रैल शायद। 2 अप्रैल, मार्च के बाद है। ठीक, परफेक्ट। ओके, और बताइए बाकी डिटेल्स। तो इम्पैक्ट ना हो ये उम्मीद ज़रूर है कि PVR और आइनॉक्स पर फिलहाल अगर लॉकडाउन आता है तो ये इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। और जितनी भी मूवी हैं जो बड़ी अभी फिलहाल रिलीज डेट आती हुई दिखी हैं तो फिर उस पर रोक आती हुई दिख सकती है, डिले हो सकती हैं। तो आज देखिए इसका इम्पैक्ट आपको आइनॉक्स और साथ ही PVR ये दोनों स्टॉक्स पर आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आइनॉक्स PVR दोनों पर रखिए नजर। और आज सुबह से ही हम यहाँ पर बड़ी वीकनेस देख रहे हैं। किरण जी, आज सुबह 1400 का भी लेवल PVR ने तोड़ा और सुबह से ही वायदा कारोबार का टॉप लूजर है सर। यहाँ से और गिरावट देखते हैं इस पर? थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूट गए हैं और सपोर्ट्स थे 1430 के आसपास के, तो ये टूट चुके हैं। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो लगभग 1350 1345 ये लेवल्स है। तो ये लेवल टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का। ओके, तो 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट पोजीशन है अगर आपके पास। और राइड करिए, डाउन साइड आ रही है थोड़ी। यहाँ पर सेंटिमेंट में आपने गिरावट आती हुई देखी है जहाँ तक सवाल है इन शेयर्स का। फिनोलेक्स केबल्स, ये एक कैश बाजार का स्टॉक है जहां पर आप बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए देख रहे हैं। 3-3.5% की तेजी आई है। सचिन जी जरा चार्ट देखकर बताइए क्या चल रहा है इसमें। दीपांशु, इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है। मुझे लग रहा है लगभग 6 हफ्ते से इसी पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन था। अराउंड 400 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई मिल रहा था, बट जिस तरीके से इसने 370 का 370 380 ये जोन डिफेंड किया, मुझे लग रहा है जल्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट होना चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट 365 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स को मेंटेन करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जब ये ब्रेकआउट होगा 400 के ऊपर का, तो जिस तरीके से इसके पैटर्न है लगभग अराउंड 485 490 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। ओके, सो अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 365 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाए, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड कीजिए। ओके, तो फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फिनोलेक्स केबल्स, ये एक स्पेस है जहाँ पर दमदार तेजी है। मिड कैप IT जो हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात हमने करी, सिचर जी से साइंट की बात करी। एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते जैन साहब रेकमेंड करके गए थे, जेंसार टेक्नोलॉजीज, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार 3-4 दिनों से ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में है और आज भी आपको मूव दिखा रहा है। 6% की मूव जेंसार पर भी आ रही है। कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखिए, क्या चल रहा है जेंसार टेक्नोलॉजीज में सर? देखिए, एक बड़ा मूव आया है दीपांशु, और चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। मिड कैप IT में आज हमने सोनाटा में भी बड़ा मूव आता हुआ देखा है और जेंसार टेक ने भी एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। अगर आज देखिए स्टॉक 265 रुपए के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे दे तो फिर आपको इसमें एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, यानी कि एक सेकंड राउंड ऑफ तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में देखिए आज के क्लोज का इंतजार करना चाहिए। 265 के ऊपर बंदी आती है तो फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर होगा। बताया था जैन साहब ने, तो इसलिए हम मजे भी ले रहे थे जी। जैन साहब एक जैन साहब टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आया था। हाँ, जैन साहब टेक्नोलॉजी हम बोल रहे थे तो वो कमाल है। याद आ गया सचिन जी, है ना? हाँ, ऐसे याद रखना पड़ता है क्योंकि बाकी तो सीधे सीधे तो रहेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करे जिससे याद इजीली रह जाए। तो जैन साहब ने कमाल ही कर दिया। जैन साहब मतलब खराब मार्केट में भी जैन साहब के स्टॉक देखिए
जबरदस्त चल रहे। तो 18 तारीख को मेरे ख्याल से इन्होंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से तो देखिए आज भी 6% मजबूत है, पहले भी बढ़ा था। तो बहुत बढ़िया, हफ्ते भर का चार्ट दिखाओ आप तो पता चलेगा कि किस तरह की बढ़िया तेजी बनी है जेनसार टेक्नोलॉजी में। बढ़िया मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये है स्टॉक, बढ़िया एक्शन आता है, बढ़िया एक्शन आते दिख रहा है सर। और इसमें एक और ट्रिगर भी है। हाँ ये देखो जी सर, 10% ऊपर लास्ट 3 दिनों का है। 3 दिनों में बिल्कुल चढ़ाई चढ़ रहा है एकदम बराबर। जैन साहब ने वो सही लेवल पर हाँ रिकमेंड नहीं, या तो 2 चीज है इसमें, या तो जैन साहब ने सही लेवल पे रिकमेंड किया, या जैन साहब के रिकमेंड करने के बाद अब वो लेवल सही लगने लगेगी सही किया कि उसके उनके बाद जैन साहब की तो फॉलोइंग जबरदस्त है ना भाई, बिल्कुल। और एक और ट्रिगर भी है सर जेनसार टेक्नोलॉजीज के लिए, जिसके बारे में जानते हैं। जेनसार टेक्नोलॉजीज नहीं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो फोकस आ सकते हैं, उनमें से ये भी एक स्टॉक है। फुट्सी की रीबैलेंसिंग होने वाली है, आइए जानते हैं देवांशी के साथ कि इस रीबैलेंसिंग का कौन से स्टॉक हिस्सा बन सकते हैं। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए फुत्सी ने अपने जो क्वार्टरली रिव्यू है उसकी इंडिकेटिव लिस्ट जारी कर दी है, और काफ़ी एडिशंस हैं, काफ़ी एक्सक्लूजन्स भी हैं, लेकिन इसमें अगर कोई बदलाव होता है इस इंडिकेटिव लिस्ट में तो 5 मार्च तक ये नोटिफाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जितने भी बदलाव हैं वो 19 मार्च के क्लोजिंग से, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग से ये लागू होते हुए दिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिकेटिव लिस्ट है उसमें आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पार्टली पेड शेयर्स हैं जो कि लार्ज कैप में ऐड होते हुए दिखे हैं। साथ ही हनीवेल ऑटोमेशन जो आज देख रहे हैं आप फोकस में, इस स्टॉक को ऐड किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका भी नाम आता हुआ दिख रहा है। जीआईसी, इंडिया मार्ट, ये दोनों स्टॉक्स हैं जो कि स्मॉल कैप में ऐड होते हुए दिखे, लेकिन नए एडिशंस हैं तो इस पर आप ध्यान रखें। अब लार्ज कैप इंडेक्स में आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो पार्टली पेड शेयर्स हैं वो तो है ही, साथ ही अदानी एंटरप्राइज शामिल हुआ है, अदानी टोटल गैस शामिल होता हुआ दिखा, और जो स्टॉक्स बाहर होते हुए दिखेंगे लार्ज कैप से वो यूनाइटेड ब्रिवरीज है और पीएनबी है, जिसको हटाकर अब मिड कैप में कर दिया गया है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स की भी अगर बात करें, जो शामिल होते हुए दिखेंगे स्टॉक्स, उसमें हनीवेल ऑटोमेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, अपोलो हॉस्पिटल्स, माइंडट्री, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रिवरीज और पीएनबी आते हुए दिखे हैं। और फ्यूचर रिटेल यहाँ से बाहर हो चुका है, स्मॉल कैप में अब इंक्लूड होता हुआ दिखेगा। और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो जीआईसी, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, जाइडस वेलनेस, टाटा केमिकल्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एक्सो नोबल, तानला सॉल्यूशंस, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और साथ ही साइंट, आईएक्स, जेनसार टेक्नोलॉजीज और लक्ष्मी मशीन, ब्रिगेड एंटरप्राइज, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शामिल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बदलाव फुट्सी के इंडेक्स में जो होने जा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज बढ़ेगी तो कुछ का होगा कम। आइए बढ़ते हैं आगे और कैश का ऑप्शन बताएंगे हमें सुमित जी, और उसके तुरंत बाद, बहुत दिनों बाद, पिक ऑफ द डे कुणाल जी, राकेश जी आज अपनी पिक ऑफ द डे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल नहीं देंगे, कल के लिए मैं अभी से दबाव बना लूं और कल भी देंगे, लेकिन आज ही कल के लिए स्टॉक कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी तैयार है। पहले सुमित जी के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड है ऑप्शन के अंदर। कैडिला हेल्थ केयर में ब्रेकडाउन आया हुआ है। कैडिला हेल्थ केयर में रिसेंट के लोज ब्रेक हुए हैं, तो ऑप्शंस के जरिए कैडिला हेल्थ केयर में पुट लेने का सलाह रहेगा। 440 वाला पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया है। इसके अंदर 5 रुपए 60 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 440 वाला पुट, इसको अभी यहाँ पे सीएमबी पे लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए 70 पैसे का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। कैडिला के अंदर जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखा सकता है, जिसके अंदर नीचे में 430 रुपए से लेके 425 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो कैडिला हेल्थ केयर का 440 का पुट खरीदारी करें। 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला हेल्थ केयर में पुट ऑप्शन के जरिए मंदी करने की राय, और पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 440 वाला। ये अरे पुट ऑप्शन से याद है, आपने भी तो औरोबिंदो फार्मा बोला था सचिन जी 1-2 दिन पहले। नहीं समझ नहीं, आपने कौन सा कोई तो फार्मा बायो कौन बोला था? हाँ करेक्ट, राइट। तो कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर आपके लिए बिकवाली करने की राय। 440 का पुट ऑप्शन खरीदे, 5 रुपए 70 पैसे के आसपास, 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस और 10 और 12 रुपए के टारगेट के लिए। स्पेशल पिक नहीं, स्पेशली सॉरी पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा। जो फ्लेवर चल रहा है आज का, मिड कैप आईटी स्पेस फ्लेवर है, गिर नहीं रहा है और बढ़ रहा है। हमारा स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और जिस तरीके का स्टॉक है, नया लाइफ टाइम हाई लगाने का
हिट करने का पोटेंशियल रखता है अगले 1-2 दिन में, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है एफएसएल में। अभी हमने सोनाटा की बात की थी, साइंट की बात की, अनिल जी बिल्कुल उसी तर्ज पर इसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है। और जो पैटर्न बना है अनिल जी, इसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। 110 112 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर नहीं आती, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट और एकमात्र टारगेट 110 रुपए का होगा। 110 पार हुआ तो स्टॉक फिर नए हाइस बनाएगा, तो 110 के टारगेट के लिए एफएसएल में खरीदारी कराए। कुणाल जी सिर्फ 100 रुपए का स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा, बंसल जी से डिस्कस करने के बाद फाइनल किया ना ये? अनिल जी देखिए, बिल्कुल बंसल जी से मशवरा करने के बाद ही अनिल जी टारगेट और स्टॉप लॉस में डिसाइड करता हूं। हाँ। तो अनिल जी छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, तो अनिल जी बिल्कुल ये इसमें आता हुआ दिखेगा। तो अनिल जी आपको तो खुश होना चाहिए, अब हम छोटा स्टॉप लॉस रखना सीख गए अनिल जी। हाँ, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ इसमें। मैं तो खुशी के बारे में तो पूछा मैंने एकदम से, मैंने कहा वाह, सिर्फ 2 रुपए 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, तो और ऊपर से टारगेट 8 रुपए ऊपर का, तो 110 के टारगेट। और एफएसएल तो मालामाल वीकली का स्टॉक। आशीष कितने, क्या भाव? 40 रुपए पे। 40 पे? 40 रुपए पे एक तरफा तेजी उसके बाद देखने को मिली। कई बार सेठी साहब ने रिकमेंड किया, कुणाल जी, राकेश जी और बाकी हमारे सुमित जी वगैरह ने भी तो किया ही है। आज आशीष ने भी रिकमेंड किया। आज आशीष तुम्हारी टीम में था? हाँ सर, फंडा पिक था आज की और अरे 6% की तेजी। क्या सोच के लिया था सर? चार्ट पैटर्न बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न में फंडा पिक कैसे हो गया भाई? सर प्राइमरी स्क्रीनिंग जो होती है मेरी, वो टेक्निकल्स पे होती है, लेकिन फंडामेंटल्स पे तो पूरा भरोसा था। मालामाल वीकली वाला ये मुझे समझ में नहीं आता, जब से हमने पैनल ऐसे बनाए ना, टेक्नो वाले फंडा वाले टेक्निकल में, और आशीष जी तो सब में ही घुस गए, कोई छोड़ा नहीं उन्होंने। एफएनओ भी और टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, तो सब लोग सब तरफ कई टेक्नो फंडा पिक। सिद्धार्थ जी टेक्निकल में, हाँ, सिद्धार्थ जी भी टेक्नो फंडा पिक लाने लगे आजकल। तो लेकिन अच्छी बात है, सबको मिलाकर जब आप देते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है कि चलिए बढ़िया बात है। और जैन साहब ने भी, जेम्स ने कई बार फर्स्ट सोर्स लगातार रिकमेंड किया है। तो फर्स्ट सोर्स ये है, वो बढ़िया स्टॉक जो बढ़ने को तैयार है 110 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपके, लेकिन वापस नीचे आ गया मार्केट। 14,800 के ऊपर ही मजबूती दिखेगी या कमजोरी खत्म होगी, तो फिर से 14,700 के नीचे आने की तैयारी। और 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ इस वक्त नुकसान का मामला है। बिल्कुल, थोड़ा वहां पर एक्शन बन रहा है उतार चढ़ाव का। पर इस उतार चढ़ाव में एक और ट्रेडिंग कॉल आपके लिए किरण जी की तरफ से। बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। किरण जी म्यूट है। सुनाई दे रहा है? देखो फिर बोलूंगा, गलती आपकी है ही नहीं किरण जी। मैंने पिछली बार भी दीप को समझाया था कि आपको बोलना पड़ेगा, किरण जी से सवाल पूछते, किरण जी अनम्यूट करके आंसर दे। दीप आपने नहीं पूछा, गलती है। हाँ बिल्कुल। किरण जी बताइए। सुनाई दे रहा है अनिल जी? हमको तो पहले भी दे रहा था, आपकी लिप्स ऐसे हिल रही थी, वो तो हमको पहले भी दिख रहा था। नहीं, अभी सुनाई दे रहा है? अरे हाँ, अरे बोलो भाई साहब, बोलो, सब कुछ सुनने में आ रहा है, बोलो। हाँ, अब बेच के चलना चाहिए। और बेचना है आईसीआईसीआई प्रू। इसने पिछला स्विंग टॉप बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटा है, तो मेरा मानना है कि ये 1 से 2 दिन का व्यू रहेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 474 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं पहला एक छोटा सा 460 का सपोर्ट है, पर वो टूट जाएगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 454 का, और दूसरा 450, जो कि कल या परसों तक आने की प्रोबेबिलिटी है। 460 के नीचे और कमजोर होगा, 454 और 450, ये 2 टारगेट रखिए आप और करिए बिकवाली। आईसीआईसीआई प्रू में ये राय आती हुई आपके लिए किरण जी की तरफ से परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पर आपको करके चलनी है बिकवाली। किरण जी आपको ये रेकमेंड कर रहे हैं। कुछ कैश मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है, और आज जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहीं पर एक्टिविटी दिख रही है। हमने देखा पीएसयू बैंक्स उतार चढ़ाव वाला दिन रहा, पर एक पीएसयू बैंक स्टॉक जहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक ज़बरदस्त उछाल आया है इस समय। सुमित जी जरा चार्ट देखें, बैंक ऑफ इंडिया कुछ चल रहा है इस काउंटर में। अभी 3% की तेजी निचले स्तरों से स्टॉक ने दिखाई है, 5% ऊपर अब काउंटर दिख रहा है 88 पर। क्या राय है इधर?
आप पता नहीं कुछ तो हो रहा है दीपांशु स्टॉक के अंदर, सडन नीचे से बाइंग आई है, क्यों आई है रीजन नहीं पता, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग जरूर देखने को मिली है। 90 से 95 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और 95 का लेवल टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम और डेवलप होगा। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें, 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए बैंकों पर राय इस वक्त है। जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आज ये देखिए कैमलिन फाइन सुबह वाला, जी सर, ये भी एक और मालामाल वीकली स्टॉक जो सुबह राजेश पालवे साहब ने लॉन्ग टर्म के तौर पर रिकमेंड किया था, और आज ही देखिए तो 6% मजबूत हो गया था। अच्छा तेज दौड़ लगाता हो ये एक और स्टॉक। आइए, 4 स्टॉक बैन में है, क्या कोई और अंदर आने वाला है या बाहर निकलने वाला है, देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। बताइए आशीष जी। अनिल जी, 4 स्टॉक जो बैन में हैं वो तो बने ही रहेंगे, लेकिन फ्रेश एंट्री की 2 स्टॉक की संभावना हो रही है। सबसे पहले सन टीवी, अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 103% हो गई है, 95% के ऊपर जाते ही स्टॉक बैन में आता है। एक और स्टॉक है, काफी दिनों से प्रयास कर रहा है बैन में आने का, वो है पीएनबी। फिलहाल बॉर्डर लाइन पर ही है, 97% है, इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन सन टीवी निश्चित नजर आता है कि स्टॉक बैन में आएगा। ओके, तो सन टीवी आने की पूरी संभावना 103 में तो आ ही जाएगा। 103 में तो पक्का आएगा, बस एक ही है। और पीएनबी ट्राई कर रहा है अनिल जी, 97% है, कहना मुश्किल है। 95 पे आ जाता है ना, 95 के ऊपर तो बॉर्डर पे भाई, जो लोग चाहते हैं कि पीएनबी बोर्ड बैन में न जाए वो अपनी अपनी पोजीशन खाली कर ले। हम तो इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोले। क्यों सचिन जी? जिनको लगता है बैन में जाने में फायदा, वो अपनी पोजीशन होल्ड भी करें, और बढ़ाएं तो और बढ़ा ले, पक्का हो जाएगा काम। वैसे बैन लिस्ट का फेवरेट है पीएनबी सर। हाँ, पीएनबी रेगुलर विजिट, पीएनबी, आइडिया, सेल, भेल, कैनरा बैंक तो ये जनवरी की सीरीज के बाद अब वापस आया है। तो ये यूजुअल सस्पेक्ट्स, हाँ, हमेशा जब तब बैन में घुसने वाले निकलने वाले ये स्टॉक्स हैं जिन पर आपको रखनी नजर। तो सन टीवी आ जाएगा और पीएनबी बॉर्डर पे है। आइए बढ़ते हैं आगे। सचिन जी तैयार है अपने कॉल के साथ, तो सचिन जी के लिए बिल्कुल बताएं सर। अली जी, पेंट स्टॉक्स से शुरुआत की थी, पिडिलाइट शॉर्ट, वो डेज लो के आसपास है। आ गया 1705 का टारगेट था, याद है मुझे। हाँ, बट मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स अभी ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी इसके इंडिकेटर्स हैं, मुझे लग रहा है अराउंड 2305 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, जो इसका पुट ऑप्शंस के 2300 के आसपास ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, तो मुझे लग रहा है वहां तक एक स्विंग बनना चाहिए। ऑन द हायर साइड जो आज का स्विंग हाई बना है अराउंड 2440 के आसपास मुझे लग रहा है वहां पर ही स्टॉप लॉस कहीं प्लेस करना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स अभी यहाँ पर ऐड करनी चाहिए 2395 से 2400 के आसपास। 2300 का टारगेट, 2300, हाँ 2300 का टारगेट, सीधा 100 रुपए, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ है नहीं। क्या बात करो, होगा कहीं तो थोड़ा कुछ नहीं है। पक्का गया हुआ है। ये बड़े बड़े स्टॉक बेचने में माहिर है एकदम सचिन जी। चलिए, 2300 रुपए तक नॉन स्टॉप गिरने की तैयारी है एशियन पेंट्स की, ये है राय सचिन जी। मैंने पूछ के ठोक बजा के भी देख लिया, बीच में कोई लेवल नहीं सीधा। आप भी मेरे बैंक निफ्टी की तरह वाले देखते हो, 500 वाले मेरे भी लेवल ऐसे ही निकलते ऊपर नीचे के। एग्जैक्टली आपका भी वैसे ही है। 100 रुपए यानी कि 4% होता है भाई, एशियन पेंट्स में 4% बहुत होता है, इसलिए मैंने पूछा। तो ये है आपके लिए राय। अब सुमित जी का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास भी बड़ा स्टॉक ही आया है, बिकवाली का दिग्गज स्टॉक है मार्केट का, और स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर अनिल जी पिछले 5 दिनों के लो आज एक ही कैंडल में ब्रेक हो रहे हैं। रिलायंस में ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस हुआ है, करीब करीब 2080 से लेके 2100 के आसपास। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब रिलायंस में यहां से और फॉल देखने को मिलेगा। जैसे ही 2000 का लेवल टूटेगा तो नीचे में जो टारगेट्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं 1950 से लेके 1920 रुपए तक के रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस के अंदर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। रिलायंस में ऑप्शंस के जरिए 2000 का पुट भी लिया जा सकता है, जो कि 18-19 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 28 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के टारगेट रिलायंस के 2000 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल के हिसाब से 1950-1920 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 975-980 के आसपास का रिलायंस का रेजिस्टेंस है, तो बिकवाली देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां से गिरावट दिखाना चाहिए। तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय। इसी पर एक विशेष टिप्पणी आशु सर से भी ली जाए। जी आशु सर। अनिल जी, एक तो आप नोटिस करिए कि बिल्कुल जो भी 50 पॉइंट या थोड़ी सी भी रिकवरी आई थी
वो उतनी तेजी से फिजल आउट हो गई। और दूसरी चीज अली जी गौर फरमाइए, जैसे अभी किरण जी ने आईसीआईसी प्रूफ बोला या सुमित ने रिलायंस बोला, अली जी जितने सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे ना मार्केट के इस एक्सपायरी के, वही देखिए वीक होते जा रहे हैं। तो अनिल जी ये साइन बहुत ही खराब साइंस हैं। तो एट बेस्ट अनिल जी मैं बार बार मतलब उस चीज को क्या रिपीट करूं कि जितना बच सकेगा कोई बच लेगा, क्योंकि ये साइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे अनिल जी, इंश्योरेंस थीम, फार्मा थीम, आईटी बीच में लगता था कि अच्छा है, मतलब आज सुबह तक भी स्टेबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन अभी देखो इनपी को, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिस तरह से वीकनेस दिखा रहे हैं, ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मतलब वो जो एक हमारे माइंड में फोबिया नहीं कंडीशनिंग रहती है ना कि बुल मार्केट है, भाव आ जाते हैं, लेकिन अनिल जी जब भाव जाता है तो ऐसा जाता है कि मतलब मैंने बताया ना 1500 पॉइंट की ऊपर और 700 पॉइंट का नीचे सब ले जाता है। तो डिसिप्लिन बिल्कुल ना तोड़े अनिल जी, कोई भी स्टॉक हो, चाहे मतलब मैंने दिया हो, किसी ने दिया हो, डीएलएफ भी अनिल जी, डीएलएफ हम भी 340 की कॉल बेच के रिपेयर किया, 330 की बेच के रिपेयर किया, 320 की बेच के रिपेयर किया, अब 310 की भी बेच के, जो लॉन्ग है उसके केस अनिल जी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। बट ओवरऑल जितना लाइट रहेंगे आप एडवांटेज ले पाएंगे, नहीं तो आप ये देखते ही रह जाएंगे, मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आधे एक घंटे में टूटते हुए नजर आएंगे। आप बात तो सही की आपने, बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल। ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से रिलायंस बिकवाली करने की, और आशु जी की तरफ से कुछ न कुछ बेचते रहने की। हाँ, कुछ न कुछ बेचते जरूर हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। आइए 9 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है कॉपर। तो कॉपर सारे स्टॉक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर देखो 15%, लेकिन किसी का सेलिब्रेशन तो किसका नुकसान भी तो है। तो कॉपर के ये बढ़ते हुए दाम हैं, इनसे नुकसान किसको होगा ये भी जान लीजिए। तो पूरी रिसर्च कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आए आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। अनिल जी 9 साल की ऊंचाई पर कॉपर की कीमतें पहुंच गई और लगातार इनफैक्ट हम आपको बता ही रहे हैं कि कमोडिटी साइकिल अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा जा रहा है अक्रॉस। अगर आप मेटल्स में देखें वहां पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी जा रही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बेहतर मांग और सप्लाई में कमी के चलते ये कीमतें जो है उछाल देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि चाइना में जो मेटल की मांग है वो काफ़ी बढ़िया है, और कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस साल जो टोटल कॉपर की सप्लाई होगी इसमें 5 लाख टन का डेफिसिट देखने को मिल सकता है। यानी कीमतों में अगर आप देखें तो यहाँ से भी पॉसिबल है कि अपसाइड देखने को मिले। वैसे भी अगर आप मार्च के निचले स्तर को देखें तो करीब 4,618 रुपये प्रति टन, माफ़ कीजिएगा डॉलर प्रति टन कीमतें थीं, वहाँ से 9,000 डॉलर प्रति टन के पार जा चुकी है। तो वहाँ से लगभग जो कॉपर है वो दुगना हो चुका है। YTD भी अगर आप देखें साल की शुरुआत से तो करीब 12 से 15% का उछाल कॉपर की कीमतों में देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्वाभाविक है कि इसका फायदा सबसे ज़्यादा तो मेटल कंपनी को देखने को मिलेगा। इनमें से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान कॉपर आज पूरे पैक को लीड भी कर रहा है। 15-16% की तेज़ी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, देश की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी है, यानी इन्हें कॉपर और इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है, जिसके चलते एक फ़ायदा देखने को मिलता है। कंपनी साथ में अगर आप देखें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो मार्जिन्स में एक फर्दर एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को यहाँ पर भी बढ़िया तेज़ी देखी जा रही है। कॉपर से कंपनी की करीब 16% आय आती है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन अनिल जी जैसा कि आपने बताया कि किसी का फ़ायदा तो किसी का नुकसान, जैसा कि ऑटो एंसिलरीज़ हैं, ऑटो कंपनीज़ हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वायर बनाने वाली कंपनी है, इनकी लागत बढ़ेगी तो इसका एक विपरीत असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मूव दिखा सकते हैं और उनके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। आशीष, आपने हिंडाल्को की बात करी, हिंडाल्को के लिए और भी आज एक खबर आई है, जरा उसके बारे में भी विस्तार में बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आज खबर आती हुई दिखी कि कंपनी ने अपने डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव किया है। अब ये जो है फ्री कैश फ्लो का करीब 8 से 10% बतौर डिविडेंड देंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो ट्रेंड करीब 3 से 4% है फ्री कैश फ्लोज का, जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है करीब 1 रुपये से लेकर 1 रुपये 20 पैसे के आसपास का डिविडेंड हर साल कंपनी घोषित करती है। अब इस डिविडेंड पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है इससे डिविडेंड में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। करीब 3 रुपये से 4 रुपये प्रति वर्ष कंपनी आगे जाकर डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। और एक और खास बात यहाँ पर ये भी नजर रखनी होगी कि आज इनका इन्वेस्टर डे है, 5:30 बजे के आसपास इनकी बैठक होगी, तो वहाँ पर कैपिटल एलोकेशन को लेकर क्या हाईलाइट्स आती है इस पर आपको फोकस रखना होगा। और बाजार ये अनुमान लगा रहा है कि कंपनी अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करती है तो स्टॉक की बड़ी रीडिटेलिंग होने की पूरी संभावना है। FY20 के अंत तक अगर आप देखें तो कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज थे वो करीब 5,933 करोड़ थे और कुल डिविडेंड करीब 222 करोड़ के आसपास का कंपनी ने भुगतान किया था। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 3 से 4% है।
अब कंपनी ने क्योंकि इसमें बदलाव कर दिया 8 से 10%, यानी जो हिंडाल्को के निवेशक हैं इनके लिए अच्छी खबर है। ओके, तो हिंडाल्को के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कल इस पर आप कुछ ब्रोकरेज अपडेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आज आशीष कह रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी ये मिलने वाले हैं, तो हिंडाल्को पर रखिए नजर। आज भी चार्ट कॉर्नर का कॉल आया था आपके पास और पिछले पूरे हफ्ते हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको कवर कराया। किरण जी का भी कॉल था, सुमित जी की तरफ से भी कॉल आया था, दोनों तरफ के मूव्स दिए, पर हिंडाल्को यहाँ पर खबरों के दम पर आप एक्शन देख रहे हैं। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल क्यूज सुस्ती हैं सर, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज काफी कमजोर दिख रहे हैं, तो ये आज शाम को बड़ा एक्शन का मामला बन सकता है। और यूरोप 1%, बल्कि अब तो 1.5% नीचे ऑलमोस्ट यूके के बाजार आते हुए दिख रहे हैं, तो यूरोप भी कमजोरी दिखा रहा है सर। फ्रेश यूज करने जैसा मार्केट है नहीं दीप, नए इन लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और लेने की हिम्मत तो किसी में है नहीं। तो जो है वो बचा लें अपने वही काफ़ी है। तो आज के लिए मतलब नोटा टाइप समझ लीजिए, यहाँ से 150 रुपए की 150 पॉइंट की रिस्क के नीचे 14,500 तक की जगह, 150 पॉइंट की रिस्क ऊपर भी है 14,800 की जगह है। तो 150 पॉइंट की रिस्क आप लेकर जाइए गैप डाउन से या गैप अप के हिसाब से। शॉर्ट है तो 14,800 के ऊपर तो नहीं खुलेगा, लॉन्ग है तो 14,500 के नीचे तो नहीं खुलेगा। तो उस एंगल से आप अपनी हेज पोर्टफोलियो या आपकी पोजीशन है उसको हेज करके जाइए। बाकी फिलहाल कुछ ना करें, बेहतर है जो है उतना आपसे मैनेज हो जाए, लॉन्ग या शॉर्ट उतना ही काफ़ी। सेम 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी 35,200, तो 35,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 35,500-600 हल्की रुकावट का लेवल है। तो कुछ करने जैसा है नहीं, लेना है तो आज चूंकि डाउ फ्यूचर 200 भी नीचे है, वैसे आप कह सकते हैं कि इतने गिरे हुए मार्केट में लेना चाहिए, 6 दिन से गिर रहा है, बात तो सही है। लेकिन वही वाली बात है कि फिर आपको डिसाइड ये करना है कि टुकड़ों में गिरते हुए मार्केट में लेना है या जब पहला संकेत आए खरीदने का तब लेना है। वो आपके माइंडसेट पर होना चाहिए कि अगर आपकी माइंडसेट है कि नहीं मैं तो 14,650 पे भी लूंगा, 500 आया तो और लूंगा, 14,300 आया तो और ज़्यादा ऐड करूंगा, तब तो एक अलग बात है, तब तो आपको टुकड़ों में लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर माइंडसेट वाले हैं तो आप रिवर्सल का संकेत आने दें या रुकने का संकेत आने दें। तो बजाय बाजार पे कॉल लेने के इस वक्त आपको अपने आप पे कॉल लेना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी टेम्परामेंट क्या है, मेरी माइंडसेट क्या है। तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें, फ्रेश कोई पोजीशन ना बनाए, जो पोजीशन आपके पास है उसे परफेक्ट हेज करके या अपनी रिस्क के हिसाब से लेकर चलें। बिल्कुल सर, तो अपने रिस्क के हिसाब से लेकर चलें, फ्रेश पोजीशन ना बनाएं। नोटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी आज आपको वीक और ज़्यादा होती हुई दिखी है। क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, 1200 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स है तो वहाँ पर प्रेशर आया है और 700 पॉइंट्स नीचे आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगा, तो वहाँ पर दबाव और बनते हुए दिख रहा है। पर इन सब के बीच में एक स्टॉक है जो पसंद है हमारे एक्सपर्ट्स को, जिसने होल्ड आउट करा है, इंडस टावर्स। सच जी, इसने आज फिर से होल्ड आउट करा है, 265 के लेवल से कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है, पर पूरे दिन इसने इस लेवल को होल्ड करा है। क्या संकेत दे रहा है ये? दीपांशु, आई थिंक हमने फ्राइडे भी इस पे चर्चा की थी, एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश बायस ही रखना चाहिए। लगभग इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल देखे तो अराउंड 270 के आसपास है, बट इतना मेजर नहीं लग रहा है मुझे जिस तरीके से इसकी वीकली इंडिकेटर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होगा, बट इवेंचुअली 300 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। नीचे काफ़ी अच्छा बेस बन चुका है 240 के आसपास का। ओके, तो 240 का बेस है, ये स्विंग कर सकता है और वीक बाजार में भी इसने होल्ड आउट करके आपको दिखाया, तो इस काउंटर पर नजर रख के जाइएगा। वोडाफोन आइडिया में आया बड़ा ब्रेकडाउन, अब 10.5 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, तो 12 के लेवल से थोड़ी वहां पर वीकनेस और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बड़ी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस आज यहाँ पर बड़ी मूव आती हुई दिखी है और आज वीकनेस और दिखा रहा है। एक बार जरा वागले साहब से चेक कर लें LIC हाउसिंग फाइनेंस। वागले साहब, सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी, 5% नीचे आया है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखते हैं? क्या STBT कॉल बन सकता है ये? दीपांशु, बिल्कुल बन सकता है। मुझे लगता है 430 433 का एक इम्पोर्टेंट मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। ऑन द डाउन साइड ये 410 405 तक भी जा सकता है 1 से 2 दिनों में, तो हर बाउंस पे ये बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 440 का होना चाहिए। दीप, जो आप कह रहे थे कि शो की शुरुआत में अभी तक वो पैनिक नहीं दिख गया, अभी भी नहीं दिखा, दिख गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पूरा देख लो, वही खत्म करो ताकि कल से थोड़ा ऊपर हो जाए। माहौल तो पैनिक जैसा ही है वैसे। डे लो पर बंद हो रहे हैं, वो भी हफ्ते के पहले दिन, वो भी एक्सपायरी का हफ्ता। तो पैनिक के साथ तो माहौल है, सेमी पैनिक तो है। फाइनल पैनिक है नहीं, लेकिन सेमी पैनिक। सर, मंडे बड़ी मूव का दिन है, आप देखिए इस पूरे महीने, बजट वाला दिन,
उसके बाद लास्ट मंडे तेजी वाला था, बड़ी तेजी बजट वाला, और आज उस हिसाब से तो आज तेजी वाला होना चाहिए था। बड़ी मूव होनी चाहिए, वो आई थिंक हो गई है। फॉर्मूला गलत हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया, बट बड़ी मूव तो आई। अच्छा, सुबह डिस्कस कर लेते तो हो सकता है मार्केट बढ़ भी जाता, बट एनीवे आज बड़ी मूव का दिन तो जरूर है, लेकिन वो नीचे की तरफ का मूव है। तो कमजोर क्लोजिंग आज के सेशन की होती हुई दिख रही है। हफ्ते की शुरुआत बेहद कमजोरी के साथ की, दिन के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करते हुआ निफ्टी 14,635 का आज का लो है और उसी पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। 340 अंकों का बड़ा कट, बड़ा है, वाकई में बड़ा है। और सेंसेक्स देखिए 1240, माय गॉड, पॉइंट में गिरेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत टेंशन आएगी। 1240, हाँ 2.5% नीचे। निफ्टी बैंक आज थोड़ा कम गिरा है, गिरा तो है लेकिन कम, 2% से थोड़ा सा कम, 35,165। ये भी डे लो के आसपास, ये 35,097 का लो बनाया, उससे 51 पॉइंट ऊपर है, कोई खास नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दिन के सबसे निचले स्तरों के आसपास हो रही है आज की क्लोजिंग। अब इस क्लोजिंग में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? ऑटो स्टॉक्स का, जो सुबह हम बात कर रहे थे। आज ऑटो स्टॉक्स में दबाव दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर 5% लुढ़कते हुए। सारे सेक्टर लीडर्स, जिस सेक्टर का जो लीडर है वो सब गिरा हुआ। कभी कभी इनको लगता होगा लीडर नहीं होते तो कम गिरते शायद। रिलायंस नीचे 4%, मारुति 3%, HDFC लिमिटेड 3%, डॉक्टर रेड्डीज 5%, ITC 4%। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कमजोरी में। TCS 4%। तो सेक्टर लीडर्स की वजह से दबाव आपको ज़्यादा निफ्टी में नजर आ रहा है। मजबूत क्या है? अदानी पोर्ट 3% मजबूत, JSW स्टील 2.5% मजबूत, टाटा स्टील वगैरह मजबूती के साथ। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, PVR 7% नीचे। गिर तो ऐसे रहा जैसे मतलब है ना, जब लॉकडाउन खुला तब सारे लोग पिक्चर हॉल पूरे फुल ही थे उस समय तो कोई बढ़े ही नहीं, और अब गिरने का टाइम आया तो ऐसा जल्दी से गिर गया। कोफोर्ज, अरे ये क्यों गिरा? मिड कैप आइटम मजबूत है, ट्रेंड के विपरीत ये तो आखिरी मिनटों में गिरा लगता है। ओके, तो 6% नीचे कोफोर्ज है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, RBL बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे ट्रेडर्स फेवरेट मिड कैप स्टॉक्स, ये है आपके लिए कमजोरी की तरह ट्रेड करते हुए आज। वेदांता कभी ऐसा दिखता नहीं लेकिन आज दिख रहा है, डे हाई पर बंद, हाई टॉप गेनर के साथ बंद होता हुआ 6% मजबूत। और जुबिलेंट फूड, ये तो कमाल ही किया आज सुमित जी, गजब। जुबिलेंट फूड की कॉल मान गए, क्या जबरदस्त कॉल दी। पिक ऑफ द वीक जी, पहले घंटे में टारगेट आ गए थे। ग्रेस मार्क भी दिए 13 रुपए के, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी सुमित जी। नहीं जरूरत नहीं है। जो ग्रेस मार्क जितना 13 पॉइंट का आप देख रहे हो, उससे टारगेट से 13 पॉइंट ऊपर बंद किया है उन्होंने। हाँ 3,113, ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड वक्त जबरदस्त एक्शन। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दिया जाए। टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म करने के लिए लाया गया था GST, ठीक है। GST लाने का मकसद ये था कि जो भी कंप्लायंस के इतने इशू हैं ये दूर हो। कुछ हुए भी, लेकिन कई सारी दिक्कतें अभी भी है, और हम पिछले हफ्ते से लगातार इन्हीं दिक्कतों को उठा रहे हैं और सरकार के सामने रखने की कोशिश करें, ताकि सरकार GST से जुड़ी हुई इन दिक्कतों को समझे और GST काउंसिल में इसका कोई रास्ता निकले। हम सोमवार से शुक्रवार हर रोज इसी मुद्दे पर शाम 5 बजे के शो में एक विशेष चर्चा कर रहे हैं, और इसका नाम है कम करो GST का जंजाल। GST में लेट फीस पेमेंट को लेकर परेशानियां, इस परेशानी से निपटने के लिए कारोबारियों की क्या मांग है और सरकार के पास क्या है विकल्प, आज इसी पर करेंगे हम बातचीत। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के मेंबर स्वप्निल मुनोत हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी अपनी राय, सलाह, सवाल, दुख दर्द हमारे साथ बांट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दुख दर्द ऐसा तो कुछ लोगों को तो बहुत दुख है। हाँ बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। तो लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि चलिए आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। #GST मेक इट ईजी, ये है हमारा हैशटैग। इस पर आप अपने सवाल भेजें और अपनी राय भेजें। आज शाम का 5 बजे का शो मिस ना करें। अब शाम का 6 बजे का शो। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में तो कोरोना के अलावा डिस्कशन क्या होगा। एक ज़माना था रोज कोरोना ही करते, आज वापस वो जमाना नहीं आ रहा, हम वैसा डर लग रहा है, थोड़ा सा जमाने उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, और पिछले 24 घंटों में पूरे देश भर में 14,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, और उसमें से आधा 50% तो हमारे ही। 7,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में आए। यवतमाल, अमरावती में 1 मार्च तक लॉकडाउन है। पुणे में नाइट कर्फ्यू है। मुंबई में 1300 से ज़्यादा इमारतों को सील कर दिया गया है। कुशल की भी हो गई बिल्डिंग सील। हाँ सर। हाँ, कुशल भी आए नहीं आज ऑफिस, सामने वाला फ्लैट। हाँ, उनके सामने वाला फ्लैट। तो अभी ये सब होने लग गया वापस से। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर 8-10 दिन तक हालात नहीं सुधरे तो मजबूरन दोबारा लॉकडाउन लगाना होगा। ये चिंता की बात। लेकिन सवाल ये कि आखिर दोबारा ऐसे हालात पैदा क्यों हो रहे हैं,
जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है, या फिर आप और हम हैं? हम ध्यान नहीं रख रहे। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल है कि हमको और आपको क्या करना चाहिए। सरकार को जो करना करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो करेंगे। आप और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हालात बेकाबू ना हो और हम सब लोग सेफ रहें, इसी पे करेंगे बातचीत। ICMR पुणे के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर और फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित, ये दोनों हमारे साथ आज कार्यक्रम में होंगे शामिल। देखिएगा आपकी खबर, आपका फायदा, ये विशेष पेशकश कोरोना का वार फिर लॉकडाउन की मार, आज शाम 6 बजे। और अब है रात को 8:30 का विशेष शो। 8:26 में राउंड फिगर में 8:30 बोल दिया। 8:26 पर एग्जिट शुरू हो जाता है। टाइम से देख ली, 4 मिनट का छूट जाएगा। नहीं तो आप 3 साल में कार खरीदना चाहते हैं या फिर 10 साल बाद घर खरीदना चाहते हैं, आपका हर लक्ष्य पूरा हो सकता है म्यूचुअल फंड में सही निवेश के जरिए। बस आपको सही फंड का चुनाव करना है। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे 10 दमदार फंड जिनसे आपके अरमान होंगे पूरे। हर कैटेगरी के बस बेस्ट फंड चुनकर लाए हैं हम आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज के साथ, जो बताएंगे आपको कि क्यों है ये बेस्ट फंड और इनमें क्यों करना चाहिए आपको निवेश। रात 8:26 पर देखिएगा 10 मुनाफेदार फंड, आज की खास पेशकश। चलिए, तो ये आज का कार्यक्रम संपन्न। ऐसा क्यों लग रहा है? फ्राइडे जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत काम हुआ पहले दिन। सचिन, कोई खास वजह? नहीं, इनफैक्ट वार्म अप हो रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट की वजह से एकदम ऐसा एग्जॉर्शन वाली फीलिंग आ रही है, तो बहुत सारा पहले दिन थका दिया, थका दिया, पका दिया और काफ़ी लोगों को रुला दिया। तो 7 दिनों से, पिछले मंडे और इस मंडे में कैसा मतलब फ़र्क हुआ है? एक पूरा सेंटिमेंट पूरा से। पिछले मंडे यही वक्त था जब हम लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे थे, और आज यही वक्त है कि 800 पॉइंट नीचे लाइफ टाइम हाई से, लेकिन मार जबरदस्त पड़ी है। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी म्यूट वाले, आप सब लोगों का और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात।